नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अध्याय 342। अयान सक्सेना के माता पिता का सदमा। नाश्ते के बाद अयान सक्सेना और अन्य लोगों ने ताई ची का अभ्यास किया। लिन हाय और राघव मेहरा किनारे से देख रहे थे। वहां कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। शादी की योजना बनाने वाली टीम अभी तक नहीं पहुंची थी। कियान सचमुच अच्छा कर रहा है, सविता मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन मेई मेंग्याओ भी बहुत अच्छा कर रही है। रोशनी मेहरा कुछ समय से अभ्यास कर रही थी और काफी अच्छी तरह से सीख रही थी। कम से कम वह अनिंदिता सक्सेना से तो कम नहीं दिख रही थी, जो कि आखिरकार एक छोटी बच्ची ही थी। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा और अन्य लोगों को निर्देश दिया। कभी कभी अयान सक्सेना का हाथ रोशनी मेहरा को छूता था, जिससे उसके शरीर में आंतरिक ऊर्जा का संचार होता था। रोशनी मेहरा की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। आधा घंटा बीत गया और अभ्यास समाप्त हो गया। चेन मेई ने उत्सुकता से पूछा, बेटा, इसका अभ्यास करने के क्या लाभ हैं? अनिंदिता सक्सेना ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, दादी, इसका अभ्यास करना बहुत शक्तिशाली है। पिताजी, मैं उड़ना चाहती हूँ। ठीक है, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अनिंदिता सक्सेना की ओर हाथ बढ़ाया। एक अदृश्य शक्ति ने अनिंदिता सक्सेना को हवा में उठा लिया। अनिंदिता सक्सेना 2 मीटर ऊपर उड़ी और चेन मेई और अन्य लोगों की चौंकती निगाहों के सामने अनिंदिता सक्सेना कमरे में इधर उधर उड़ती रही। मजा, पिताजी, माँ को भी उड़ने दो। माँ भी खेलना चाहती है, अनिंदिता सक्सेना ने उत्साह से कहा। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उत्सुकता की झलक थी। अगले ही पल अयान सक्सेना आगे बढ़ा और एक शक्तिशाली बल ने रोशनी मेहरा को भी हवा में उठा लिया। रोशनी मेहरा ने कहा। जल्द ही उसने पाया कि वह बहुत स्थिरता से उड़ रही है। रोशनी मेहरा के उतरने के बाद लिन हाई ने अविश्वास में कहा, बेटा, क्या तुम्हारा मार्शल आर्ट अभ्यास इतना शक्तिशाली हो गया है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी वर्तमान ताकत टीवी नाटकों में दिखाए जाने वाले मार्शल आर्ट मास्टर्स के बराबर है। आंतरिक ऊर्जा को बाहरी रूप से छोड़ा जा सकता है। मैं 10 मीटर ऊंची उड़ान भर सकता हूं और मैं हैंडगन की गोलियों का सामना कर सकता हूं। वह मार्शल आर्ट्स का लगभग ग्रैंड मास्टर था और तब वह और भी अधिक शक्तिशाली होता। लेकिन उसने जो कहा उससे लिन हाई और अन्य लोग भी हैरान रह गए। क्या यह ऐसी चीज थी जिसे मानव शक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता था? पापा, माँ, मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा चिंता करें। मैंने बहुत सी बातें उजागर की हैं और जब आप समाचार देखते हैं तो शायद आपको चिंता होती है। अयान सक्सेना ने कहा। चेन मेई, आपके पिताजी और मैं वास्तव में बहुत चिंतित हैं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ताकत के साथ मेरे खिलाफ साधारण हमले बेकार हैं। अगर मुझे एक शक्तिशाली हमले का सामना करना पड़ता है तो मैं शायद अपनी प्रतिक्रिया गति से इसे टाल सकता हूँ। ये कहते हुए अयान सक्सेना तुरंत 5-6 मीटर आगे बढ़ गया। इतनी तेजी, ऐसा विचार चेन मेई के मन में कौंधा। पिताजी, आप वहां कैसे पहुंचे? अनिंदिता सक्सेना ने असमंजस में पूछा। अभी अयान सक्सेना उसके बगल में ही था और पलक झपकते ही वह चला गया। राघव मेहरा ने कहा, ससुराल वालों, ज्यादा चिंता मत करो। अयान सक्सेना की गति को देखते हुए, जब तक दुश्मन पहली गोली से उसे नहीं मार देता तब तक उनके पास कोई मौका नहीं होना चाहिए। हाँ, लिन हाई ने सिर हिलाया। वह अभी भी कुछ सैन्य सामान्य ज्ञान समझता था। अयान सक्सेना इतना तेज था कि उस पर निशाना साध कर गोली चलाना मुश्किल था। चेन मेई ने कहा, बेटा, तुम्हें जहर से सावधान रहना होगा। खबरों में कहा गया था कि वो हाओयू की मौत जहर से हुई थी। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। माँ, चिंता मत करो, मेरे पास आंतरिक ऊर्जा है और मेरा प्रतिरोध सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत है। बेटा, मेंग्याओ और अनिंदिता, वे चेन मेई ने रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना की ओर देखा। अयान सक्सेना ने कहा, उन्हें या आपको निशाना बनाकर मुझे अपना सारा प्रयास सैन्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान में लगाने के लिए मजबूर करना शायद वह नहीं है जो दुश्मन चाहता है। इसकी संभावना अधिक नहीं है। लिन हाई ने गहरी आवाज में कहा, हमें अभी भी सावधान रहना होगा। कुछ दुश्मनों को इस बात की परवाह नहीं है कि आप शोध करते हैं या नहीं। कुछ दुश्मन हमारे अपने देश के लोग भी हो सकते हैं। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। अनिंदिता, दादाजी और दादी जी को बताओ, हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? अनिंदिता सक्सेना ने बचकानी आवाज में कहा, दादा दादी, डैडी सुपरमैन है, यह एक रहस्य है।
हम ये रहस्य दूसरों को नहीं बता सकते। अनिंदिता बहुत अच्छी है, ये हम जानते हैं। लिन हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्या हम अभ्यास कर सकते हैं? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, पिताजी आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास करने पर भी आपका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेंग्याओ का अभ्यास करने पर भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। मार्शल आर्ट के लिए बहुत उच्च प्रतिभा की आवश्यकता होती है। अनिंदिता की प्रतिभा बहुत अच्छी है, मेंग्याओ की प्रतिभा औसत है। चेन मेई ने लिन हाई की ओर देखा, तुम बूढ़े हो गए हो, अभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम 40 साल छोटे होते तो बेहतर होता। सविता मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ पुरुष तो सभी ऐसे ही होते हैं। जब मेरे पति को पता चला कि अयान सक्सेना इतना शक्तिशाली है तो वह भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहते थे। उन्होंने तो उड़ने का अनुभव भी किया। खांसी। राघव मेहरा हल्की खांसी से बोला। इसी समय अयान सक्सेना को गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। शादी की योजना बनाने वाली टीम यहाँ है, अयान सक्सेना ने कहा। उनकी शादी की योजना बनाने वाली टीम में काफ़ी लोग थे और जल्द ही उन लोगों ने अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा से बात करना शुरू कर दिया। साधारण शादियों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा जैसी शादियों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मोदू के बाहरी इलाके में कहीं। यह क्षेत्र विला समुदायों से घिरा हुआ है। यहाँ मनोरम दृश्य और अत्यंत मजबूत शैक्षिकी संसाधन हैं। क्या चल रहा है? इतने सारे भारी मशीनरी वाहन क्यों आ रहे हैं? सड़क किनारे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। दर्जनों कारें लंबी कतार में खड़ी थीं। सामने बड़ी बड़ी उत्खनन मशीनें और लोडर मशीनें थीं जो सामान्य से बहुत बड़ी थीं। उनकी कार्यकुशलता स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक मजबूत थी। एक बड़े ट्रक में 2 स्कूप भरे जा सकते हैं। इतना बड़ा पैमाना एक बड़ी परियोजना होनी चाहिए, लेकिन हमारे आसपास कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए और जगह कहाँ है? भीड़ की उलझन भरी चर्चा के बीच ये मशीनें जमीन के एक टुकड़े के पास पहुंची जो अब सुनसान था। गड़गड़ाहट। बिना किसी हिचकिचाहट के बड़ी मशीनें काम करने के लिए तुरंत साइट पर पहुंच गईं और ट्रकों ने तुरंत मिट्टी और पत्थर का परिवहन शुरू कर दिया। आप किस कंपनी से हैं? क्या आपके पास निर्माण परमिट है? आसपास के सामुदायिक कार्यकर्ता तुरंत पूछताछ करने आए। यह एक सैन्य गोपनीय परियोजना है, निर्माण टीम के प्रभारी व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा और अपना प्रमाण पत्र निकाला। कोई और सवाल? नहीं नहीं, सामुदायिक कार्यकर्ता ने शीघ्रता से कहा। प्रभारी व्यक्ति ने कहा, हमारी परियोजना को निर्माण अवधि में तेजी लाने की आवश्यकता है और हमें कुछ चीजों पर आपके सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। निर्माण टीम ने जल्दी से बाढ़ बना दी और उन्हें इस क्षेत्र को 30 मीटर से अधिक गहराई तक खोदना पड़ा। अयान सक्सेना के घर में 6 मंजिलें भूमिगत हैं और अयान सक्सेना द्वारा डिजाइन की गई प्रत्येक मंजिल की कुल ऊंचाई 5 मीटर है और कुल स्थान 30 मीटर है। प्रत्येक मंजिल के बीच मोटी कंक्रीट भी है। 3000 वर्ग मीटर से अधिक, 30 या 40 मीटर गहराई तक 100,000 घन मीटर मिट्टी और पत्थर की खुदाई की जानी है और उन्हें जल्दी करना होगा। श्री सक्सेना, निर्माण कार्य शुरू हो गया है। दोपहर के समय शेरा ने अयान सक्सेना को कुछ तस्वीरें भेजीं। एक ही सुबह में बहुत सारा खोदा गया था। अयान सक्सेना, वू हाओयू का मामला कैसा है? शेरा, श्री सक्सेना, विशेष कार्य बल पूरी जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है। वो हाओयू के रूममेट की जांच की गई और कोई समस्या नहीं पाई गई, और जेल में अन्य कैदियों की भी जांच की गई और कुछ भी नहीं मिला। उनके संपर्क में आने वाली हर चीज की जांच की गई और कोई भी जहरीला पदार्थ नहीं मिला। अयान सक्सेना ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। कल रात से 16 घंटे बीत चुके हैं। यदि इतने लंबे समय तक इसका पता नहीं लगाया जा सका तो यह मामला सरल नहीं है। अध्याय 343। वो परिवार परेशानी खड़ी कर रहा है। शेरा, हत्यारे ने कौन सा जहर इस्तेमाल किया? अयान सक्सेना ने पूछा। फोन पर दूसरी ओर शेरा ने कहा, ये पोटेशियम साइनाइड है। पोटेशियम साइनाइड? कौनन अक्सर इसका इस्तेमाल करता है। चावल के दाने के आकार का पोटेशियम साइनाइड का एक दाना किसी व्यक्ति को मार सकता है। अयान सक्सेना ने कहा। शेरा, हाँ, इसका असर बहुत जल्दी होता है। वो हाओयू की बहुत कम समय में मृत्यु हो गई और उसे चिकित्सा सहायता लेने का समय नहीं मिला। अयान सक्सेना ने पूछा। शेरा, क्या आपको बयान देने के लिए पुलिस के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है? यदि आपको मेरी आवश्यकता है तो बस कह दीजिए। मिस्टर सक्सेना, हमारे पास हर दिन आपके ठिकाने का रिकॉर्ड है, इसलिए आपसे दोबारा बयान देने के लिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर सक्सेना, बस अपनी शादी की तैयारियों पर ध्यान दें, शेरा ने कहा। शेरा को पता था कि अयान सक्सेना की हैकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और किसी हत्यारे को गुप्त रूप से किराए पर लेना असंभव नहीं होगा। लेकिन शेरा को पता था कि अयान सक्सेना ऐसा कभी नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो
अगर अयान सक्सेना वू हाओयू को जहर देकर मारना भी चाहे तो वह पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल नहीं करेगा। उस चीज़ का इस्तेमाल करने से वू हाओयू बहुत जल्दी मर जाएगा। क्या ऐसा जहर इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा जिससे जहर वाले व्यक्ति को कुछ दिनों तक तकलीफ हो? शेरा, मुझे प्रगति से अवगत कराते रहो। ठीक है मिस्टर सक्सेना। अयान सक्सेना ने फ़ोन रख दिया और रोशनी मेहरा उसके पास आ गई। प्रिय, कैसा है? अयान सक्सेना ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। मुझे लगता है कि वू हाओयू की मौत आम ताकतों द्वारा नहीं की गई। यह एक राष्ट्रीय अभियान होने की अधिक संभावना है। उन्होंने ईमेल का जवाब दिया जिससे और अधिक प्रश्नों के उत्तर देने में मदद मिली। शायद इस क्षेत्र में खुफिया जानकारी अन्य देशों द्वारा महारत हासिल कर ली गई है। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। जितना अधिक आप करेंगे उतनी ही अधिक खामियां सामने आएंगी। रोशनी मेहरा ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि पता लगने की संभावना बहुत कम है। शीर्ष एजेंट निश्चित रूप से ऑपरेशन के बाद कुछ सुराग पीछे छोड़ जाते हैं। हाँ, अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। प्रिय, हमें क्या करना चाहिए? अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा को गले लगाया, उसे चूमा और मुस्कुराया। बस आराम से रहो। मैं सिर्फ इसलिए मांस का एक टुकड़ा नहीं खोना चाहता क्योंकि मुझे काट दिया गया था। बीप बीप। तभी अयान सक्सेना का फ़ोन बज उठा। यह अरविंद नायर का फ़ोन था। अयान सक्सेना ने उत्तर दिया और अरविंद नायर ने कहा, श्री सक्सेना, वो परिवार से कई लोग आए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि आप उन्हें वू हाओयू के मामले के बारे में स्पष्टीकरण दें। हमने उन्हें अस्थायी रूप से रोक दिया है। उनमें से कुछ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और लाइव प्रसारण कक्ष में कई लोग हैं। हमारे लिए उन्हें जबरन ले जाना आसान नहीं है। अयान सक्सेना ने भौहें चढ़ाईं। वो परिवार वास्तव में लाइव स्ट्रीमिंग करने आया था। वे उसे पूरी तरह से जनमत की आग में झोंकना चाहते थे और उसे भूनना चाहते थे। मैं बाहर जाकर उनसे मिलूंगा, अयान सक्सेना ने कहा। अरविंद नायर, श्री सक्सेना, क्या हम प्लेटफॉर्म से संपर्क करें और लाइव प्रसारण प्लेटफॉर्म से अपना लाइव स्ट्रीम बंद करने के लिए कहें? भूल जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं दिखाई नहीं देती। अगर वे मुझसे भिड़ना चाहते हैं तो चलो उनसे बात करते हैं, अयान सक्सेना ने हल्के से कहा। फ़ोन रखने के बाद अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा से कहा, वो परिवार से बहुत से लोग आए हैं। मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। वे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, इसलिए बाहर जाकर लाइव स्ट्रीम मत देखना, बीवी। रोशनी मेहरा का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। उनमें अभी भी यहाँ आने की हिम्मत है। इस मामले का कारण वू हाओयू का पिछला दुर्व्यवहार था। अयान सक्सेना मुस्कुराया। वू हाओयू मर चुका है, इसलिए अतीत के बारे में मत सोचो। मैं बाहर जाकर देखूंगा कि वो परिवार के सदस्यों का क्या कहना है। जल्द ही अयान सक्सेना हवेली के बाहर आ गया। वो परिवार के सदस्यों को काफी दूर रोक दिया गया था। राघव मेहरा और लिन हाई को इस बारे में पता नहीं था। अयान सक्सेना गाड़ी चलाकर वो परिवार के सदस्यों के पास पहुंचे। चीख। अयान सक्सेना ने कार पार्क की। अरविंद नायर ने आकर अयान सक्सेना के लिए कार का दरवाजा खोला। मिस्टर सक्सेना, उनमें से कुछ भावनात्मक रूप से उत्तेजित हैं। सावधान रहें। उनके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि उनमें से कुछ आपको सीधे मुक्का नहीं मारेंगे, अरविंद नायर ने धीमी आवाज में याद दिलाया। अयान सक्सेना ने देखा कि वो परिवार के सदस्य कहाँ थे। वे एक छायादार पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए थे। उनके साथ दर्जनों पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे। अनुमान लगाया गया कि सबसे वृद्ध की उम्र 80 या 90 वर्ष थी। सबसे छोटा बच्चा अभी भी उनकी गोद में था। 20 या 30 पुलिसकर्मियों ने वो परिवार के सदस्यों को घेर लिया। हत्यारा, हत्यारा, हत्यारा। वो परिवार के कुछ सदस्य जोर जोर से चिल्लाने लगे। बाकी लोग भी जल्दी ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने सारे लोग एक साथ इतना शोर मचा रहे थे कि आम लोग डर गए। अयान सक्सेना ने कार का दरवाजा खोला और वापस कार में बैठ गया। वह भागकर नहीं गया और खेल शुरू कर दिया। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 2 मिनट से भी कम समय में वो परिवार के सदस्य रुक गए। इतनी जोर से चिल्लाना थका देने वाला था। अयान सक्सेना आराम से गेम खेल रहा था। अयान सक्सेना, नीचे आओ, वो परिवार में से किसी ने जोर से चिल्लाया। अयान सक्सेना नीचे नहीं आया। ये खेल खत्म करके वह फिर कार से बाहर निकला। पास आकर अयान सक्सेना मुस्कुराया और बोला, चिल्लाओ, चिल्लाते रहो। वो परिवार के सदस्यों में से एक ने तीखी आवाज में कहा, लिन हाओयू की मौत जेल में हुई। आपको हमारे वो परिवार को स्पष्टीकरण देना होगा। वो परिवार के 2 लोग 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। उनके फ़ोन अयान सक्सेना की तरफ थे। अब उनके लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में कम से कम 100,000 लोग थे। उनमें से कई अयान सक्सेना के प्रशंसक हैं।
अयान सक्सेना ने हल्के से कहा, सबसे पहले वो हाओयू की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो आंखें रखता है वह देख सकता है कि यह मुझ पर गंदा पानी छिड़क रहा है। दूसरा, मैं बहुत दुखी हूं कि आप यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो परिवार के साथ सहयोग करने वाली कंपनियां मुझे सम्मान देंगी और वो परिवार के साथ सहयोग कम करेंगी। वो परिवार के सदस्यों के चेहरे काफी बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अयान सक्सेना इतने सख्त हो जाएंगे। उन्होंने तो सीधे तौर पर उनसे सहयोग करने वाली कंपनियों से सहयोग कम करने को कहा। इसका उनके वो परिवार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उनके वो परिवार का व्यवसाय बर्बाद हो जाने की संभावना है। हा, मास्टर लिन सख्त हैं। मास्टर लिन का समर्थन करो। वो हाओयू ने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। वो परिवार के ये सदस्य अभी भी मास्टर लिन के लिए परेशानी खड़ी करने में शर्मिंदा हैं। वो परिवार के सदस्य अब अचंभित हैं, है ना? दोनों लाइव प्रसारण कक्षों में बड़ी संख्या में टिप्पणियां आईं। लाइव प्रसारण कक्ष में कई लोग अयान सक्सेना को ब्लैक कर रहे थे, लेकिन इन दोनों लाइव प्रसारण कक्षों में अयान सक्सेना के प्रशंसक अधिक थे। अयान सक्सेना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो परिवार के एक सदस्य ने बदसूरत चेहरे से कहा। अयान सक्सेना ने कहा, कौन सा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता? आप चाहते हैं कि मैं स्पष्टीकरण दूं? यह मेरा स्पष्टीकरण है। वो परिवार के एक अन्य बुजुर्ग व्यक्ति ने गुस्से में कहा, अयान सक्सेना, आप अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं। देश को आपके व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अयान सक्सेना ने कहा, तो क्या मैं कुछ और वाक्य जोड़ सकता हूं? मैं बैंकों को सलाह देता हूं कि वे वो परिवार को अब और ऋण न दें। बहुत संभावना है कि वे ऋण वसूल नहीं कर पाएंगे। पहले से दिए गए ऋणों को जल्द से जल्द वसूलना सबसे अच्छा है। मैं उन लोगों को सलाह देता हूं जिन्होंने अभी तक वो परिवार में विवाह नहीं किया है, या जिन्होंने अभी तक वो परिवार की महिलाओं से विवाह नहीं किया है, कि वे बेहतर जीवनसाथी ढूंढ लें। वो परिवार के सदस्य निर्दयी, बहुत निर्दयी। वह न केवल ये चाहते थे कि बैंक अपना ऋण वापस ले ले, बल्कि वह ये भी चाहते थे कि अन्य लोग अपने वो परिवार के सदस्यों से विवाह न करें। इसका उद्देश्य उनके वो परिवार को चीन से बाहर करना है। अयान सक्सेना, तुम बहुत आगे जा रहे हो। अयान सक्सेना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो परिवार के सदस्य एक के बाद एक बोलने लगे। अयान सक्सेना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि आप बहुत दूर चले गए तो मैं गारंटी देता हूं कि भले ही आप विदेश चले जाएं, आपको अच्छा जीवन नहीं मिलेगा। क्या आपने नहीं कहा कि मैं अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा हूं? विदेशों में भी मेरे बहुत सारे प्रशंसक हैं और मेरा प्रभाव भी अच्छा है। लाइव प्रसारण कक्ष में अयान सक्सेना के प्रशंसक बहुत खुश थे। इतने सारे वो परिवार के सदस्य आए। उन्हें शुरू में लगा कि अयान सक्सेना अपना सिर झुकाकर उन्हें खुश करने की कोशिश करेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अयान सक्सेना सीधे तौर पर इतनी मजबूती से जवाब देगा। इन वो परिवार के सदस्यों के सिर में शायद कुछ गड़बड़ चल रही होगी। मुझे मास्टर लिन का गुस्सा पसंद है, हे। वो परिवार अपनी संख्या का इस्तेमाल करके कुछ लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहा था। अब ये ठीक है, भविष्य में शादी करना मुश्किल होगा और उन्हें डर है कि वे चीन में जीवित नहीं रह पाएंगे। टिप्पणियों को देखकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे दो वो परिवार के सदस्यों के चेहरे अच्छे नहीं थे। अयान सक्सेना ऐसा कर रहा है, क्या आप पुलिस वाले इसके बारे में कुछ करेंगे? वो परिवार के किसी सदस्य ने आसपास के पुलिसकर्मियों से कहा। एक पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, श्री सक्सेना को बोलने की स्वतंत्रता है और उनके भाषण से कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। वो परिवार के सदस्य, उन्होंने एक दूसरे को देखा। अब क्या करें? स्क्रिप्ट ऐसी नहीं है। अध्याय 344। वो परिवार ने हार स्वीकार कर ली। अयान सक्सेना, इस बारे में क्या ख्याल है? हम चलते हैं और हम दिखावा करेंगे कि तुमने अभी इनमें से कुछ भी नहीं कहा। वो परिवार के वर्तमान मुखिया आगे आए। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया। मैंने जो कहा है उसे वापस नहीं लूंगा, लेकिन अगर तुम जारी रखोगी तो मैं थोड़ा और कहूंगा। अगर तुम रफ खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ अंत तक खेलूंगा। ये वो परिवार के सभी हाव भाव बहुत अप्रिय थे। अगर वे आगे नहीं बढ़ते तो वे यहाँ बेकार ही इकट्ठे हो जाते और पूरे वो परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। भविष्य में उनके पास एक ही विकल्प हो सकता है कि वे एक परिवार के रूप में आप्रवासन करें। अयान सक्सेना के साथ लड़ाई जारी रखने से आव्रजन भी मुश्किल हो जाएगा। अयान सक्सेना के विदेश में बहुत सारे प्रशंसक हैं। अगर वे विदेश चले गए तो अयान सक्सेना के प्रशंसक उन्हें निशाना बना सकते हैं। अयान सक्सेना के चाहने वाले सभी आम लोग नहीं हैं। उनमें से कुछ लोग उन इलाकों के सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं जहां वे आकर बसे हैं। अगर वे उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तो वे कैसे अच्छा जीवन जी पाएंगे? अयान सक्सेना, आपकी प्रतिष्ठा को देखते हुए, चूंकि आप कहते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम आप पर विश्वास करते हैं। चलो वापस चलते हैं।
वो परिवार के एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर गहरी आवाज में कहा, अगर वे ऐसा ही करते रहे तो वो परिवार के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। भले ही कंपनी का कारोबार बर्बाद हो गया हो, फिर भी वो परिवार के पास बहुत पैसा था जो विदेश में रहने के लिए पर्याप्त था। चलो वापस चलते हैं, अब चलें। वो परिवार के बाकी सदस्य भी एक के बाद एक बोलने लगे। वे इस बार अपनी ताकत दिखाने और वो परिवार की एकता को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ आए हैं। उनकी उम्मीदों के मुताबिक अयान सक्सेना, ज़्यादातर मशहूर हस्तियों की तरह, उन्हें खुश करने के लिए कुछ वादे करेगा और उन्हें जाने देगा। खासकर इसलिए क्योंकि परसों अयान सक्सेना की शादी है। इस समय अयान सक्सेना का उनसे टकराव नहीं होना चाहिए। किसने सोचा था कि अयान सक्सेना इतना कठोर होगा। उनके दोनों लाइव प्रसारण कक्षों में लाखों लोग मौजूद थे। इतने सारे लोगों के सामने अयान सक्सेना ने बिना किसी दया के कार्रवाई की, इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि इससे कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा या नहीं। मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा, अयान सक्सेना ने उदासीनता से कहा। लिन, बहुत घमंडी मत बनो। इतना घमंडी होना तुम्हारे लिए दुर्भाग्य ला सकता है। वो परिवार का एक युवक दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वो परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के चेहरे एकदम बदल गए। अयान सक्सेना ने वो परिवार के युवक की ओर देखा। मुझे उम्मीद है कि वो परिवार उसे परिवार से बाहर निकाल देगा, उसे कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं देगा और उसे रहने का खर्च भी नहीं देगा। क्या आप ये कर सकते हैं? वह युवक जो अभी अभी चिल्लाया था लाल हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकते, अयान सक्सेना ने कहा। मैं बस एक उम्मीद जता रहा हूँ। आप इसे कैसे करते हैं ये वो परिवार के बाकी सदस्यों की पसंद पर निर्भर करता है। अगर आप मुझसे भिड़ना चाहते हैं तो हम खेलना जारी रखेंगे। वह युवा और आवेगशील है। मैं भी युवा हूँ, वो परिवार के सदस्यों ने धीमी आवाज में चर्चा की। कुछ ही देर में वो परिवार के प्रभारी व्यक्ति ने कहा, अयान सक्सेना, हम वादा करते हैं कि उसे कोई संपत्ति नहीं देंगे और उसका परिवार उसे कोई जीवन यापन व्यय भी नहीं देगा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। यदि आप उसे संपत्ति देते हैं तो पूरा वो परिवार बदकिस्मत हो जाएगा। यदि कोई उसे रहने का खर्च देता है तो उसे रहने का खर्च देने वाले परिवार को वो परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या आप ये कर सकते हैं? वो परिवार के प्रमुख सदस्यों ने सिर हिलाया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये सब वो परिवार के लिए कर रहा हूँ। आप मुझे छोड़ नहीं सकते। माँ और पिताजी, कुछ तो कहिए। मैं बिना पैसे के कैसे रह सकता हूँ? जिस युवक ने अभी अभी दहाड़ लगाई थी उसने घबराकर कहा। उसके पिता ने अपना सिर हिलाया। हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। जल्द ही वो परिवार के सदस्य चले गए। अयान सक्सेना ने उस पुलिस अधिकारी की ओर देखा जिसने अभी अभी बात की थी। अधिकारी, अभी न्याय के लिए बोलने के लिए धन्यवाद, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। पुलिस अधिकारी बहुत खुश हुआ और तुरंत बोला, मिस्टर सक्सेना, यह मेरा कर्तव्य है। आसपास के अन्य पुलिस अधिकारी ईर्ष्यालु थे। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि उनके सहकर्मी को पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलने वाली है। उन्होंने इतना अच्छा अवसर कैसे गंवा दिया? वो परिवार के सदस्य अभी कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें फ़ोन कॉल आने लगे। कुछ कॉल बैंकों से थे तो कुछ पार्टनर कंपनियों से। दोनों लाइव प्रसारण कक्षों में कुल मिलाकर 10 लाख से अधिक दर्शक थे। इनमें से कुछ लोगों की वो परिवार के साथ साझेदारी थी। इससे पहले अयान सक्सेना ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए उन्होंने सहयोग किया। अयान सक्सेना के कारण उन्हें परेशानी होने की संभावना नहीं थी। अब जबकि अयान सक्सेना ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, अगर उन्होंने उसे सम्मान नहीं दिया तो अगली मुसीबत उन्हीं की होगी। राष्ट्रपति हुआन, क्या बातचीत की कोई गुंजाइश है? वो परिवार के एक सदस्य ने गहरी आवाज में कहा। उसके फोन से आवाज आई, नहीं, तुम बहुत मूर्ख हो। तुम असल में मास्टर लिन के लिए परेशानी खड़ी करने गए थे। तुम्हें धूप जलाकर यह कहना चाहिए कि वह तुम्हें परेशानी नहीं दे रहा है। सहयोग करने के लिए किसी और को ढूंढो। बात करने के बाद दूसरे पक्ष ने फोन रख दिया। फोन उठाने वाले अन्य लोगों के लिए भी नतीजे ऐसे ही थे। चाहे उन्होंने कितनी भी अच्छी बातें क्यों न कही हो, फिर भी सहयोग को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। इनमें से कुछ लोगों के उनसे अच्छे संबंध थे, लेकिन अयान सक्सेना के दबाव में उन्हें फिर भी पीछे हटना पड़ा। वो परिवार की ताकत विशेष रूप से मजबूत नहीं है और वो परिवार के साथ सहयोग करने वाली कंपनियों की ताकत भी विशेष रूप से मजबूत नहीं है। अयान सक्सेना की ताकत अब असाधारण है। वे उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। प्रिय, अभी तो तुम बहुत दबंग थे। अयान सक्सेना लौटे और रोशनी मेहरा ने कहा, जियाओ शेंगडाओ। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, मुझे कभी कभी कुछ हद तक अपनी क्षमता दिखानी पड़ती है, वरना वो परिवार जैसा कूड़ा कचरा भी मेरे दरवाजे पर आने की हिम्मत करेगा। वो परिवार का शायद भविष्य में देश में अच्छा समय न बीते। क्या तुम्हें राहत मिली है, पत्नी? रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया।
राघव मेहरा पास आए और बोले, जियो लिन, तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया? हम तुम्हारी मदद कर सकते थे। मुझे इस बारे में तब पता चला जब किसी ने मुझे फ़ोन किया। लिन हाय और अन्य लोग भी अयान सक्सेना की ओर चले गए। अयान सक्सेना मुस्कुराया, पिताजी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये सब खुद ही संभाल सकता हूँ। इसके अलावा मैं युवा हूँ और युवा लोग आवेगशील होते हैं, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। आपकी उम्र में इसमें शामिल होना आपके और मेरे पिताजी के लिए अच्छा नहीं है। लिनहाई थोड़ा चिंतित था। बेटा, अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या दूसरे लोग यह नहीं सोचेंगे कि तुम बहुत दबंग हो? खासकर क्या उच्च अधिकारियों पर तुम्हारे बारे में गलत धारणा नहीं बनेगी? अयान सक्सेना मुस्कुराया, पिताजी, चिंता मत करो, वे नहीं आएंगे। वह गुप्त रूप से वे काम कर रहा था जिनके बारे में लिनहाई को पता नहीं था। क्या इतनी छोटी सी बात से उच्च अधिकारी उसके बारे में कोई राय बना सकते हैं? क्या सचमुच कोई समस्या नहीं होगी? चेन मेई ने पूछा। माता पिता के रूप में वे अयान सक्सेना के बारे में अधिक चिंतित थे। अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाया, माँ, चिंता मत करो। अगर वो परिवार में से किसी ने अभी भी कुछ करने की हिम्मत की होती तो मैं उसे बिना किसी परेशानी के गोली मार सकता था। लिनहाई दंग रह गया। तुम्हारे पास बंदूक है? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, ऊपर वालों ने मुझे ये दिया है। लेकिन मैं इसे अभी नहीं लाया हूँ। मैं तो बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। वह शॉर्ट्स और छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहने हुए था और उसकी जेब भी नहीं थी। माँ, चिंता मत करो, तुम्हारा पति समझदार होगा, रोशनी मेहरा ने चेन मेई से कहा। चेन मेई ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा की ओर देखा और कहा, मेंग्याओ, चलो शादी की प्रक्रिया से खुद को परिचित करना जारी रखें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। ऑनलाइन प्रासंगिक समाचार तेजी से फैल गए। यदि अयान सक्सेना ने ऐसा पहले किया होता तो कई बुद्धिजीवी उसे असभ्य और अहंकारी कहकर उसकी आलोचना करते। अब जब खबर उजागर हो गई तो सभी सार्वजनिक बुद्धिजीवी चुप हो गए। दर्जनों साथियों को अलग अलग कारणों से गिरफ्तार किया गया। वे ही लोग थे जिन्होंने अयान सक्सेना की सबसे ज्यादा आलोचना की थी और अगर वे इस समय अयान सक्सेना को निशाना बनाते तो उन्हें गिरफ्तार होना पड़ सकता था। ये सार्वजनिक बुद्धिजीवी यह कहने का साहस नहीं करते कि उनका दामन बिल्कुल साफ है। अध्याय 345, एक धनी परिवार से उपहार। क्या ये बहुत ज्यादा अत्याचार नहीं है कि एक व्यक्ति पूरे परिवार को सार्वजनिक रूप से दबा दे? मुझे भी लगता है कि अयान सक्सेना बहुत ज्यादा दबंग हो गया है। यहाँ तक कि वो परिवार भी उसका विरोध नहीं कर सकता। अगर हम आम लोगों से उसका सामना हो जाए तो हम क्या करेंगे? अयान सक्सेना ने देश के लिए कोई योगदान नहीं दिया है न? सिर्फ इसलिए कि वह अच्छी परिकथाएं सुनाता है, अच्छी सुलेख कला जानता है और गणित में अच्छा है। वह जो चाहे कर सकता है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए अभी भी पश्चिमी देशों की ओर देखना होगा। सार्वजनिक बुद्धिजीवी चुप हो गए, लेकिन बड़ी संख्या में उपनिवेशवादी अभी भी गड़बड़ी फैला रहे हैं और इस तरह की टिप्पणियां इंटरनेट पर लगातार सामने आ रही हैं। बहरहाल, अयान सक्सेना के 30 से 40 मिलियन प्रशंसक हैं और इस समय अयान सक्सेना के प्रशंसक जोरदार मुकाबला शक्ति के साथ फूट पड़ते हैं। हालांकि उपनिवेशवादी तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या अयान सक्सेना के प्रशंसकों जितनी नहीं है। कई प्रशंसक उपनिवेशवादियों की टिप्पणियों के पीछे पड़ गए और उन्हें कोसते हुए उन पर तब तक स्प्रे करते रहे जब तक कि उन सभी को अपने जीवन पर संदेह नहीं होने लगा। मिस्टर सक्सेना, मिस जू, ये मूल रूप से वे चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बेझिझक पूछें। शादी की योजना बनाने वाले प्रभारी व्यक्ति ने अयान सक्सेना और उनसे कहा। अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा ने मन ही मन राहत की सांस ली। साधारण शादी की प्रक्रिया सरल है और ध्यान देने के लिए बहुत सी चीजें नहीं हैं। बस समारोह के मास्टर का पालन करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पारंपरिक चीनी शादी में ध्यान देने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, धन्यवाद। अयान सक्सेना मुस्कुराए। शादी की योजना बनाने वाले प्रभारी व्यक्ति ने कहा, श्री सक्सेना, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। मैंने कई पारंपरिक शादियों की योजना बनाई है, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी सुखद नहीं रही। एक आदर्श विवाह बहुत महंगा होता है और कई अमीर लोग अभी भी शादी के खर्च की चिंता करते हैं। अयान सक्सेना के कार्ड पर 300 मिलियन से अधिक छोटे ऋण हैं और यह पैसा जल्दी आया, इसलिए उनके खर्च पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अकेले जागीर की व्यवस्था पर ही करोड़ों की लागत आई। इसमें से बहुत सारा पैसा प्राचीन वस्तुएं खरीदने पर खर्च किया गया। शादी की कुल लागत 200 मिलियन से अधिक हो सकती है। अगर यह राघव मेहरा होता तो वह बहुत परेशान होता। जू परिवार के पास दसियों अरबों की संपत्ति है, लेकिन केवल कुछ अरबों की लिक्विड फंड है और राघव मेहरा के पास व्यक्तिगत रूप से इससे भी कम है जिसे वह कभी भी इधर उधर कर सकता है।
अयान सक्सेना को इसकी परवाह नहीं है। उनके कार्ड में जमा धन से हर साल कई छोटे छोटे 100 मिलियन फिक्स्ड डिपॉजिट अर्जित होते हैं। और अयान सक्सेना का सबसे बड़ा आत्मविश्वास पैसा नहीं है, बल्कि वे कई कौशल हैं जिनमें उन्होंने महारत हासिल की है। अमीर लोग दिवालिया हो सकते हैं, लेकिन जिन कौशलों में उन्होंने महारत हासिल की है वे गायब नहीं होंगे। यदि सारा पैसा खर्च हो गया तो क्या होगा? दीदी, अचानक अयान सक्सेना का फोन बज उठा। ये शेख हैदर का फोन था। उसके आसपास के अन्य लोग चले गए और अयान सक्सेना ने फोन उठाया और कहा, शेख हैदर, क्या बात है? फोन के दूसरी ओर शेख हैदर ने बड़े उत्साह से कहा, मास्टर लिन, मैं कल अपने परिवार के कुछ सदस्यों को चीन लाऊंगा और परसों हम सब मिलकर आपकी शादी में शामिल होंगे। शेख हैदर, आपका स्वागत है, अयान सक्सेना ने कहा। शेख हैदर ने कहा, मास्टर लिन, मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। यह उपहार काफ़ी खास है और आपको इसे कल प्राप्त करना होगा। अयान सक्सेना ने संदेह से पूछा, कौन सा उपहार? मास्टर लिन, यह एक कस्टमाइज्ड A380 प्राइवेट जेट है। हालांकि मास्टर लिन, आपके पास एक प्राइवेट जेट है, लेकिन कभी कभी गल्फ स्ट्रीम पर्याप्त नहीं हो सकता है। शेख हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान सक्सेना दंग रह गया। उनकी विमान निर्माण तकनीक ग्रैंड मास्टर स्तर की है और निश्चित रूप से वह A380 को जानते हैं। यह एक बड़ा आदमी है। बोइंग 747 से थोड़ा बड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष विमान का मॉडल बोइंग 747 है। शेख हैदर, यह उपहार बहुत महंगा है ना? अयान सक्सेना ने कहा। A380 की वर्तमान कीमत 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर जितनी अधिक है और अमीर लोगों द्वारा अनुकूलित संस्करण की कीमत निस्संदेह अधिक होगी। शेख हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर लिन, उस विमान का ऑर्डर बहुत पहले दिया गया था। संशोधन शुल्क सहित इसकी कुल लागत केवल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो बहुत महंगा नहीं है। अयान सक्सेना, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर 3 अरब चीनी रुपये से अधिक है, जो वास्तव में महंगा नहीं है। मास्टर लिन, हम कल वह विमान लेकर आएंगे। क्या आप अपना उपहार देखने के लिए हवाई अड्डे पर आना चाहेंगे? अयान सक्सेना ने कहा, शेख हैदर, मैं कल आपका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर आऊँगा। मास्टर लिन, ये हमारा सम्मान है। अयान सक्सेना ने फ़ोन रख दिया और रोशनी मेहरा बोली, पति जी, क्या ये शेख हैदर हैं? क्या बात है, उनके ड्रोन अभी भी बन रहे हैं? अयान सक्सेना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने हमें एक उपहार भेजा है और कल भेज देंगे। क्या उपहार? रोशनी मेहरा ने उत्सुकता से पूछा। एक अनुकूलित A380 निजी जेट। रोशनी मेहरा दंग रह गईं। वह निजी जेट के बारे में ज्यादा जानती है। उसका गल्फस्ट्रीम G550 A380 के आसपास भी नहीं है। पति, इसकी लागत 3 से 4 अरब हो सकती है, रोशनी मेहरा ने कहा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। साधारण मॉडल की कीमत अब 3.1 बिलियन डॉलर है। उन्होंने इसे बहुत पहले खरीदा था और संशोधन पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे। अब अनुमान है कि इसकी कीमत इससे भी अधिक है। जब बात पैसे की आती है तो आपको अभी भी बड़े खिलाड़ियों पर ध्यान देना होगा। मैं अब काफ़ी उदारता से पैसा खर्च करता हूँ, लेकिन उनकी तुलना में यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। रोशनी मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वे काफ़ी चतुर हैं। उनके हाथ में सारा पैसा रखना सिर्फ कागज़ है और यह कागज़ ही है जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। रोशनी मेहरा ने आगे कहा, A380 बहुत मूल्यवान है, लेकिन आपके साथ मित्रता करना और चीन के साथ अच्छे संबंध रखना उनके लिए A380 से अधिक मूल्यवान है। पति जी, आपकी सुरक्षा टीम में बड़ी संख्या में लोग हैं। कभी कभी बड़ा विमान रखना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। मैं कल जाकर उनका स्वागत करूंगा। शेख हैदर के अलावा अन्य अमीर लोग भी आ रहे हैं। रोशनी मेहरा बोली, पति जी, तो आप अकेले ही चले जाए। मुझे कल अपने माता पिता के साथ काउंटी जाना है। अनिंदिता मेरे साथ जाएगी। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी तक यिनचेंग में नहीं खेला है। मेरे पास आज भी कुछ समय है। मैं आपको टहलने के लिए बाहर ले जाऊंगा। रोशनी मेहरा की आंखें चमक उठीं। मैं जाकर अनिंदिता को बुलाता हूँ। धीरे धीरे शाम हो गई। वुहाओयू मृत्यु टास्क फोर्स की स्थापना को 24 घंटे हो चुके हैं। झाओ जिमिंग का फोन बजा। कॉलर आईडी देखकर झाओ जिमिंग की खोपड़ी कस गई। वह टास्क फोर्स का नेता है और उस पर बहुत दबाव है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर लू, मैं झाओ जिमिंग हूँ। झाओ जिमिंग ने फोन का जवाब दिया। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति का नाम लू चाओपिंग है। उसने कहा, झाओ जिमिंग, क्या तुमने कोई प्रगति की है? तुमने मामले को 48 घंटों में सुलझाने का सैन्य आदेश दिया है। 24 घंटे हो गए हैं। झाओ जिमिंग ने कड़वाहट से कहा, अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
इस मामले की कठिनाई मेरे विचार से कहीं अधिक है, लू चाओपिंग ने गहरी आवाज में कहा। झाओ जिमिंग, अब देश भर से कई पुलिस अभिजात वर्ग आपकी मदद करने के लिए वहां गए हैं। कोई बात नहीं, इस मामले को सुलझाना ही होगा। हाँ, झाओ जिमिंग ने जोर से कहा। लू चाओपिंग ने अपना स्वर नर्म किया। जिमिंग, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दबाव देना चाहता हूँ। उच्च अधिकारी तुम्हें परेशान करने से डरते हैं और उन्होंने तुमसे दोबारा नहीं पूछा, लेकिन उच्च अधिकारियों ने आज मुझसे कई बार पूछा है। मास्टर लिन की परसों शादी है और यांग लाओ और अन्य लोग शादी में शामिल होंगे। इंटरनेट पर अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि मास्टर लिन एक संदिग्ध हैं। अगर हम मामले को सुलझा नहीं पाए तो हम उच्च अधिकारियों को कैसे समझा पाएंगे? झाओ जिमिंग ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। डिप्टी पुलिस कमिश्नर लू, हम अब हजारों लोगों के साथ पूरी ताकत से जांच कर रहे हैं। मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। अध्याय 346 हत्यारा आ गया। बीप बीप, शेरा ने अयान सक्सेना को बुलाया। शेरा, कोई खबर? अयान सक्सेना ने फोन उठाया और पूछा। फोन के दूसरी तरफ शेरा ने असहाय होकर कहा, अभी नहीं। श्री सक्सेना, हमें 3000 ड्रोन मिल गए हैं और अब हमारे पास एक विचार है। कृपया हमें ये देखने में मदद करें कि क्या ये विचार व्यवहार्य है। अयान सक्सेना का दिल धड़क उठा। आप पूरे शहर पर नजर रखने के लिए उन 3000 ड्रोनों का उपयोग करना चाहते हैं? शेरा ने कहा। मिस्टर सक्सेना, हाँ। हत्या के मामलों में कई हत्यारे तुरंत नहीं भागते। वे जितना अधिक भागने के लिए उत्सुक होंगे, संदेह होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। कुछ हत्यारे तो अपराध स्थल के आसपास दोबारा भी आते हैं। हमने अब मूलतः ये निर्धारित कर लिया है कि यह मामला सरल नहीं है। ये बहुत संभव है कि यह पेशेवर एजेंटों का काम हो। क्या आपका ड्रोन ये पता नहीं लगा सकता कि किसी व्यक्ति ने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं? अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और कहा। शेरा, मेरे ड्रोन में ऐसी क्षमताएं हैं, लेकिन अगर हत्यारा नहीं आता है तो कोई डेटा नहीं होगा और यह बेकार है। यदि दूसरा पक्ष कार से जाता है तो डेटा एकत्र नहीं किया जा सकता। शेरा ने कहा। श्री सक्सेना, हमारी योजना इन्हें बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, सभी बड़े सुपरमार्केटों, सभी आवासीय क्षेत्रों के प्रवेश द्वारों और मुख्य सड़कों पर लगाने की है। हमने राजमार्गों पर जांच चौकियां स्थापित की हैं। हम दूसरे पक्ष को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए मजबूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। अयान सक्सेना ने कहा। यदि कोई अन्य सफलता नहीं मिलती है तो आप इसे आजमा सकते हैं। शेरा, मिस्टर सक्सेना, उनके सिस्टम अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। मैं अब उन्हें अपडेट करने में आपकी मदद करूंगा। अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष में गए और लगभग 1 घंटे में उन्होंने दूर से ही उन 3000 ड्रोनों की प्रणालियों को अपडेट कर दिया। वह जेल जहां वो हाओयू को रखा गया था, किसी बड़े शहर में नहीं थी। जनसंख्या केवल 3 या 4 मिलियन थी और पूरा शहर क्षेत्र विशेष रूप से बड़ा नहीं था। प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए 3000 ड्रोन पर्याप्त हैं। शेरा, ये हो गया। अयान सक्सेना ने शेरा को मैसेज भेजा। ठीक है। शेरा को तुरंत संदेश मिल गया। अब यहाँ कई बेहतरीन पुलिस अधिकारी हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के भी कई लोग हैं। उनमें से हर कोई 1 या 20 ड्रोन लेकर जल्दी से नियोजित स्थानों के लिए निकल पड़ा। समय बीतता गया और ड्रोन एक एक करके अपनी जगह पर रखे गए। वे निगरानी मोड में आ गए। ये ड्रोन ऊपर से नहीं उड़ते थे, इसलिए बिजली की खपत नहीं करते थे। उनके पास जो बिजली थी वह 1 दिन के लिए पर्याप्त थी। मात्र 1 घंटे में ही सभी ड्रोन तैनात कर दिए गए। इस प्रक्रिया के दौरान ड्रोनों ने कई लक्ष्यों की खोज की। बीप बीप, शेरा ने फिर फोन किया। मिस्टर सक्सेना, एक समस्या है। हमारे अपने कई लोग जो सेना में सेवा कर चुके हैं मिल गए हैं। हम आपको एक डेटाबेस प्रदान करेंगे। क्या आप ड्रोन को डेटाबेस में मौजूद लोगों को हटाने देंगे? शेरा ने पूछा। अयान सक्सेना, मेरे पास डेटाबेस है और मैं उन्हें हटा सकता हूं, लेकिन हत्यारा उनमें से एक हो सकता है। शेरा ने कहा। यदि हत्यारा वहां है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास संभालने के लिए बहुत अधिक डेटा है। ठीक है, मुझे डेटा दे दो। ड्रोन पहचान की पुष्टि करने के लिए चेहरे की पहचान करेंगे। यदि वे डेटाबेस में हैं तो वे अब अलर्ट नहीं करेंगे। अयान सक्सेना ने कहा। ठीक है, ठीक है। नए ड्रोन कंट्रोल सिस्टम में पहले से ही चेहरे की पहचान करने की क्षमता है। डेटा का मिलान करना अयान सक्सेना के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने ये काम लगभग आधे घंटे में पूरा कर लिया। तुरंत ही अलार्मों की संख्या बहुत कम हो गई। ओह, इस क्षेत्र के प्रभारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने राहत की सांस ली। यदि बहुत अधिक अलार्म होते तो उनके पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं होती। अपने लोगों को छोड़कर जो लोग बचे हैं वे विदेशी हैं जिन्होंने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये शहर विशेष रूप से विकसित नहीं है और यहाँ आने वाले विदेशी बहुत कम हैं।
सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विदेशियों की संख्या तो और भी कम है। शहर के एक आवासीय क्षेत्र में 30 साल का एक साधारण सा आदमी समाचार पढ़ रहा था। वो हाओयू के मामले ने बड़ी संख्या में पुलिस के उच्च अधिकारियों को आकर्षित किया है। राजमार्गों और शहर से बाहर जाने वाली सामान्य सड़कों पर भी पुलिस जांच कर रही है। ट्रैफिक जाम के कारण कुछ लोगों ने शिकायत की है। इतने सारे पुलिस अधिकारियों के साथ रहना दिन प्रतिदिन खतरनाक होता जा रहा है। आदमी ने मन ही मन सोचा। उसने वो हाओयू को मार डाला। वह 2 महीने पहले यहाँ आया था। वह किसी होटल में नहीं रुका, बल्कि यहाँ एक मकान किराए पर लिया। सफलता के बाद वह तुरंत भाग नहीं गया, अन्यथा उस पर संदेह होना आसान हो जाता। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे जाने से पहले आधे महीने तक यहीं रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक पुलिस अधिकारी वहां आते गए, उन्हें दबाव महसूस होने लगा। हुआ देश इस मामले को बहुत महत्व देता है। चलो कल सुबह ट्रेन से चलें। आदमी ने मन ही मन सोचा। हुआ देश में उनकी वैध पहचान है। जल्द ही उन्होंने उस शहर के लिए ट्रेन टिकट खरीद लिया, जहां वे पिछले 2 महीनों में कई बार जा चुके थे। और वह उस शहर में एक लड़की को भी जानता था। रात बीत गई। बाद में 3000 ड्रोनों से कुछ खोज की गई, और जिन लोगों को खोजा गया उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा एक एक करके अस्थायी रूप से ले जाया गया। उनमें से कुछ जासूस हैं। पहले की तरह वह आदमी अपनी पीठ पर एक बैग लेकर चला गया। वह टैक्सी लेने के लिए आवासीय क्षेत्र से बाहर चला गया। जिस आवासीय क्षेत्र में वह रहता था, उसके बाहर एक ड्रोन छिपा हुआ था। बीप बीप। उस आदमी की चाल आम लोगों से अलग थी। जल्द ही ड्रोन ने चेतावनी दी और सूचना जल्द से जल्द कमांड सेंटर को भेज दी गई। तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त करो। उसके पिछले ठिकाने का पता लगाओ। शेरा, जो यहाँ आया था, ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने यहाँ अस्थायी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की कमान संभाली। हाँ, जल्द ही उस आदमी की जानकारी मिल गई। वुल्फ टीम, उसका नाम केशव राणा है। वह 2 महीने पहले ही एल सिटी में आया है। इन 2 महीनों में डी सिटी जाने के उसके नाम 5 रिकॉर्ड हैं। वह हुआ देश का व्यक्ति है, लेकिन वह पूरे साल डोंगयिंग में रहता है। किसी ने सूचना दी। शेरा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। डोंगयिंग देश। उसे याद आया कि अयान सक्सेना ने क्या कहा था। कोनान में पोटेशियम साइनाइड बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है, और कोनान एक डोंगयिंग देश का एनीमे है। वुल्फ टीम, उसे गिरफ्तार करो। किसी ने पूछा। शेरा, चिंता मत करो, अगर हम अभी कार्रवाई करते हैं तो टैक्सी चालक खतरे में पड़ सकता है। कार्रवाई करने से पहले ड्रोन को और अधिक डेटा मिलने और यह पुष्टि होने तक प्रतीक्षा करें कि उसने 100% सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। आवासीय क्षेत्र के बाहर ड्रोन को अधिक डेटा प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान डेटा मिलान की डिग्री केवल 50% में है। ठीक है। आधे घंटे से अधिक समय बाद टैक्सी सुचारू रूप से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। रेलवे स्टेशन पर कई ड्रोन हैं। उन्होंने केशव राणा की चलने की मुद्रा को विभिन्न कोनों से रिकॉर्ड किया। डेटा मिलान का स्तर लगातार बढ़ रहा है। बीप बीप। सिस्टम ने यह मान लिया कि केशव राणा ने 100% कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यदि ये केवल साधारण सैन्य प्रशिक्षण है, तो 1 या 2 साल में चलने की मुद्रा सामान्य लोगों जैसी हो सकती है। लेकिन जिन लोगों ने कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है वे अलग हैं। कुछ गतिविधियों और आदतों ने मांसपेशियों की स्मृति का निर्माण किया है। चिंता मत करो। पहले सुरक्षा जांच से गुजरने तक प्रतीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि उसके पास कोई हथियार न हो। शेरा ने आदेश दिया। केशव राणा ने सुरक्षा जांच बहुत आसानी से पार कर ली। जब उन्हें लगा कि वे आसानी से निकल सकते हैं, तभी सादे कपड़ों में 3 राष्ट्रीय सुरक्षाकर्मी उनके पास आए। केशव राणा की पुतलियां सिकुड़ गईं। उनकी पोल कब खुली? केशव राणा, है ना? कृपया हमारे साथ आइए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों में से एक ने अपना पुलिस आईडी निकाला और कहा। अन्य 2 ने उसे स्पष्ट रूप से घेर लिया। केशव राणा की लड़ाकू क्षमता अच्छी है, लेकिन उन्हें लगता है कि आमने सामने की स्थिति में वे इन तीनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और वह अब रेलवे स्टेशन पर है। अगर कोई झगड़ा होता है तो पास की पुलिस जल्द ही उसकी मदद के लिए आ जाएगी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैंने क्या गलत किया है? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने डी शहर जा रहा हूं और मेरी ट्रेन छूटने वाली है। केशव राणा ने भौहें सिकोड़ी। सहयोग करें, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख ने गहरी आवाज में कहा। जल्द ही वे तीनों केशव राणा को ले गए। अध्याय 347। केशव राणा, तुम हत्यारे हो। केशव राणा को तुरंत थाने के पूछताछ कक्ष में लाया गया। श्री केशव राणा, क्या आप जानते हैं कि हम आपको यहाँ क्यों लाए हैं? तियान लैंग ने पूछताछ कक्ष में प्रवेश किया और शांति से कहा। केशव राणा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कैसे पता? मैं कानून का पालन करता हूँ। आपने मुझे गिरफ्तार करके गलती की होगी। कृपया मुझे जल्दी से रिहा कर दीजिए, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है।
तियान लैंग ने केशव राणा की आंखों में देखा। श्री केशव राणा, हम पुलिस नहीं हैं, हम राष्ट्रीय सुरक्षा से हैं। आपको क्या लगता है कि हम आपसे क्या चाहते हैं? तियान लैंग ने ठंडे स्वर में कहा। केशव राणा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता। वैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस में क्या अंतर है? मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तियान लैंग ने अपने बगल में खड़े किसी व्यक्ति की ओर देखा और कहा, उसे झूठ डिटेक्टर से जोड़ दो। हाँ, टीम लीडर वुल्फ। झूठ डिटेक्टर 100% सटीक नहीं होते और उन्हें साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका नवीनतम मॉडल काफ़ी प्रभावी है, जिसकी सटीकता दर लगभग 80-90% है। पेशेवर एजेंटों के सामने इसका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये लगभग 60-70% सटीक होना चाहिए। केशव राणा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप क्या जानना चाहते हैं? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने डी सिटी जाने की जल्दी है। क्या आप मुझे सीधे नहीं बता सकते कि आप क्या जानना चाहते हैं? मेरी ट्रेन छूटने वाली है। ओह हाँ, मेरे फ़ोन में मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें हैं। तियान लैंग ने केशव राणा की ओर एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। श्री केशव राणा, क्या आप वास्तव में एक साधारण व्यक्ति हैं? बिल्कुल, केशव राणा ने सिर हिलाया। तियान लैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि आप जा रहे हैं। आप आज नहीं जाएंगे। आप अपनी गर्लफ्रेंड से किसी और दिन मिल सकते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम टिकट वापस करने में आपकी मदद करेंगे और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको मुआवजा दूंगा। शीघ्र ही झूठ डिटेक्टर स्थापित कर दिया गया। केशव राणा के शरीर पर कई सेंसर लगे हुए थे। तियान लैंग ने पूछा, श्री केशव राणा, मैं फिर पूछूंगा, क्या आप एक साधारण व्यक्ति हैं? मैं हूँ, केशव राणा ने गहरी आवाज में कहा। उपकरण में केवल मामूली परिवर्तन किए गए थे। तियान लैंग ने पूछना जारी रखा, आप एक विशेष एजेंट हैं, है ना? केशव राणा की पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैं नहीं हूं। तियान लैंग ने अपने बगल में रखे उपकरण को देखा और मुस्कुराया, नहीं, आप एक विशेष एजेंट हैं और आपने बहुत ही पेशेवर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है ना? मेरे पास नहीं है। केशव राणा ने अपना सिर हिलाया। तियान लैंग मुस्कुराया, ये हमारा नवीनतम झूठ डिटेक्टर है, ये बहुत संवेदनशील है। हमसे झूठ बोलना बेकार है। तुमने वो हाओ यू को मार डाला, है ना? केशव राणा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, तुमने जरूर कोई गलती की होगी। मैं वो हाओ यू को जानता हूँ, ऑनलाइन कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? टीम लीडर वुल्फ, इसकी पुष्टि हो गई है कि वह वही है। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने तियान लैंग से कहा। तियान लैंग ने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर केशव राणा, आपके शब्दों में अन्य बातें जोड़ना बेकार है। मैंने कहा था कि हमारा उपकरण बहुत सटीक है। इसके बारे में सोचो, एल सिटी में लाखों लोग हैं, हम सीधे आपके पास क्यों आए? केशव राणा ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। वह भी इसका पता नहीं लगा सका। उसे लगा कि उसे कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहिए था। श्री केशव राणा, शायद आपको ठीक से समझ में न आया हो, हमारे मामले पुलिस से थोड़े अलग तरीके से निपटते हैं। चूंकि हमने तय कर लिया है कि आप ही हत्यारे हैं, इसलिए हमारे पास कुछ छोटी छोटी तरकीबें हैं। सबसे पहले, उसे इलेक्ट्रोथेरेपी पैकेज दें। तियान लैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। केशव राणा ने गुस्से में कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ झूठ पकड़ने वाली मशीन के आधार पर हत्यारा बनाना चाहते हैं। तियान लैंग बाहर चला गया। केशव राणा पूछताछ कक्ष में चिल्लाया। वह इलेक्ट्रोथेरेपी पैकेज का बहुत आराम से आनंद ले रहे थे। बीप बीप, तियान लैंग ने अरुण राव को बुलाया। निर्देशक जू, हमने केशव राणा नाम के एक व्यक्ति को पकड़ लिया है। बहुत संभव है कि वह वही हत्यारा हो जिसने वो हाओ को जहर दिया था। फोन के दूसरी ओर अरुण राव की आंखें चमक उठीं। क्या कोई सबूत है? तियान लैंग ने कहा, अभी तक कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है और झूठ डिटेक्टर से पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा है। इस बात की 70% या उससे अधिक संभावना है कि वह हत्यारा है। अरुण राव ने गहरी सांस ली। अब जब आपने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है तो आप सबूत भी खोज पाएंगे, है ना? निर्देशक जू, हम जल्द से जल्द ऐसा करेंगे। डायरेक्टर जू, मिस्टर सक्सेना की तरफ से अरुण राव, कॉल करें और अयान सक्सेना को बताएं। बात करने के बाद अरुण राव ने फोन रख दिया। उसे अभी भी उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना था। तियान लैंग ने अयान सक्सेना को बुलाया। अयान सक्सेना रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना के साथ नाश्ता कर रहे थे। तियान लैंग, क्या बात है? फोन के दूसरी ओर तियान लैंग ने उत्साहित होकर कहा, श्री सक्सेना, हमने केशव राणा नामक व्यक्ति को पकड़ा है और झूठ पकड़ने वाली मशीन से पता चला है कि वह संभवतः हत्यारा है। अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। यह आदमी सचमुच नहीं गया।
तियान लैंग, उसने 3 महीने के लिए घर किराए पर लिया था। शायद उसे डर था कि अगर वह तुरंत चला गया तो हम जल्दी ही उस पर शक करेंगे। वैसे वह पूरे साल डोंगेइंग कंट्री में रहता है। तियान लैंग, जितनी जल्दी हो सके निर्णायक सबूत ढूंढो। ठीक है। अयान सक्सेना ने फोन रख दिया। रोशनी मेहरा ने पूछा, पति जी, कोई खुशखबरी है क्या? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। तियान लैंग और अन्य लोगों को हत्यारे को पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं है। रोशनी मेहरा को सुखद आश्चर्य हुआ। अब जब उन्हें वह व्यक्ति मिल गया है तो उनके लिए ये कठिन नहीं होगा, है ना? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अब जब उन्हें वह व्यक्ति मिल गया है तो केशव राणा के लिए तियान लैंग और अन्य लोगों से छिपना आसान नहीं होगा। ये बहुत अच्छा है। रोशनी मेहरा ने राहत की लंबी सांस ली। अनिंदिता सक्सेना ने असमंजस में पूछा, पापा, आप और मम्मी अभी क्या बात कर रहे थे? मुझे समझ नहीं आ रहा। अयान सक्सेना ने उसके छोटे से सिर को छुआ। अनिंदिता, यह ऐसी बात है जिसका ध्यान बड़े लोग रखते हैं, तुम्हें इसे समझने की जरूरत नहीं है। ओह, अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाकर सहमति जताई। रोशनी मेहरा ने कहा, पति, शेख हैदर और बाकी लोग कब आएंगे? अयान सक्सेना ने समय देखा, अभी 1.5 घंटा और बाकी है। रोशनी मेहरा ने अनिंदिता सक्सेना से कहा, अनिंदिता, थोड़ा जल्दी खा लो, डैडी जल्दी में हैं। अगर तुम जल्दी नहीं करोगी तो डैडी के पास हमें बाहर ले जाने का समय नहीं होगा। ठीक है। अनिंदिता सक्सेना ने जो थोड़ा बहुत बचा था उसे जल्दी से खत्म कर दिया। अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा मनों के बाहर पहुंचे। माँ और पिताजी, मैं आपको विदा नहीं करूंगा, सड़क पर सावधान रहें। अयान सक्सेना ने राघव मेहरा और सविता मेहरा से कहा। राघव मेहरा मुस्कुराया, जियो लिन, तुम अपने कामों में व्यस्त हो। हम 4 लोग साथ में हैं, हमें तुम्हारी तरफ से विशेष रूप से विदा करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही राघव मेहरा और अन्य लोग कार में सवार होकर चले गए। उनकी कार के पीछे 2 राष्ट्रीय सुरक्षा गाड़ियां भी चल रही थीं। मुख्य सड़क पर पहुंचने के बाद 2 पुलिस गाड़ियां भी उनकी सुरक्षा में थीं। बेटा, क्या आज दोपहर तुम्हारे पास समय है? अगर तुम्हारे पास समय है तो बेहतर है कि तुम गांव वापस चले जाओ। अपने घर पर रिश्तेदारों को आमंत्रित करना बेहतर है, लिन हाई ने पूछा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया, आज दोपहर को मेरे पास समय होगा। मैं शेख हैदर और अन्य लोगों को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और मैं दोपहर में वापस जाऊंगा। पिताजी, क्या आप और माँ वापस जा रहे हैं? लिन हाई ने कहा, तुम्हारी माँ को कार से थोड़ी उल्टी हो रही है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, यहाँ अभी भी कुछ काम हो सकता है। अगर तुम्हारी माँ को यहाँ कुछ काम है तो वह उसे भी संभाल सकती है। ठीक है। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। शादी करना सचमुच कोई आसान बात नहीं है। सौभाग्य से उन्होंने एक पेशेवर विवाह योजना टीम को काम पर रखा था, इसलिए उन्हें कई काम स्वयं संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पिताजी, माँ, मैं जा रहा हूँ, अयान सक्सेना ने कहा। उन्हें उद्योगपतियों का स्वागत करने के लिए जल्दी से हवाई अड्डे पर जाना था। अध्याय 348 सुपर लग्जरी प्राइवेट जेट। जल्द ही 1 घंटा बीत गया। अयान सक्सेना और उनके 10 वाहनों का काफिला हवाई अड्डे पर पहुंचा। अयान सक्सेना 3 अन्य हॉन्की L5 वाहनों के साथ अतिथियों का स्वागत करने के लिए हॉन्की L5 में सवार थे तथा शेष 6 वाहनों में अरविंद नायर और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अन्य सदस्य सवार थे। मिस्टर सक्सेना, विमान 15 मिनट में उतर जाएगा, अरविंद नायर ने अयान सक्सेना से कहा। अयान सक्सेना ने थोड़ा सिर हिलाया। अरविंद नायर, किसी भी जोखिम की जांच करें। शेख हैदर और अन्य लोगों के साथ यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। समझ गया, मिस्टर सक्सेना, अरविंद नायर ने कहा। हमने हवाई अड्डे पर किसी भी संभावित स्नाइपर की स्थिति की जांच के लिए अन्य लोगों को तैनात किया है। हम हर चीज का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करेंगे। ठीक है। अयान सक्सेना ने अपना फोन निकाला और रोशनी मेहरा को संदेश भेजा, जो अभी तक काउंटी में अपने घर नहीं पहुंची थीं। पलक झपकते ही 10 मिनट से अधिक समय बीत गया। तेज गर्जना के साथ एक विमान उतरा। यह A380 नहीं था, बल्कि कैमल किंगडम के शाही परिवार का एक निजी जेट था, जो आकार में थोड़ा छोटा था। जल्द ही विमान वहां पहुंच गया जहां अयान सक्सेना और उसका समूह था। केबिन का दरवाजा खुला और शेख हैदर और उनके साथी बाहर निकले। मास्टर लिन, बहुत दिन हो गए मिलते हुए, शेख हैदर ने बहुत उत्साह से कहा और नीचे चला गया। शेख हैदर, आपका स्वागत है, अयान सक्सेना ने शेख हैदर से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर लिन, मैं आपको परिचय कराता हूँ, यह मेरे बड़े भाई सलमान हैं। वे हमारे ऊंट साम्राज्य के युवराज हैं, शेख हैदर ने गंभीरता से कहा। अयान सक्सेना ने शेख हैदर द्वारा पेश किए गए व्यक्ति की ओर देखा।
वह उससे परिचित था क्योंकि उसने उसे पहले भी कई बार छोटे छोटे वीडियो में देखा था। मिस्टर सलमान, नमस्ते। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आप मेरी शादी में शामिल हो सके, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाते हुए कहा। सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, नमस्ते। आपकी अरबी बहुत प्रामाणिक है। मैं चीनी सीख रहा हूं, लेकिन मुझे खेद है, मेरी चीनी अभी तक ठीक नहीं है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। शेख हैदर ने आगे कहा, मास्टर लिन, ये मेरे चाचा ख्वात अली हैं। वे हमारे ऊंट साम्राज्य के सबसे धनी लोगों में से एक हैं और उन्हें चीनी संस्कृति बहुत पसंद है। श्री सक्सेना, नमस्कार। ख्वात अली ने अपेक्षाकृत मानक चीनी भाषा में उनका अभिवादन किया। श्री ख्वात अली, नमस्ते, अयान सक्सेना ने उनसे हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी से कहा। कुछ मिनट बीत गए और शेख हैदर ने परिचय समाप्त कर दिया। शेख हैदर सहित कुल 7 लोग आए थे और बाकी 4 भी उच्च पद के थे। उन सभी के पास अपार धन संपत्ति थी। शेख हैदर की संपत्ति अरबों अमेरिकी डॉलर में थी, लेकिन आने वालों में वह सबसे निचले पायदान पर रहता था। अब ऐसी बात नहीं है। अयान सक्सेना से ड्रोन खरीदने के बाद शेख हैदर ने उनमें से अधिकांश को शाही परिवार के अन्य सदस्यों को बेच दिया। प्रत्येक ड्रोन को 10,000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा और 30,000 अमेरिकी डॉलर में बेचा। अयान सक्सेना के ड्रोन बहुत उपयोगी थे। शाही परिवार के सदस्य जो ज्यादा नहीं खरीदते थे, उन्हें शेख हैदर से खरीदना अच्छा लगा। 30,000 अमेरिकी डॉलर प्रति पीस के हिसाब से कुल मिलाकर ज्यादा खर्च नहीं हुआ। लेकिन इस तरह शेख हैदर ने बहुत पैसा कमाया। उन्होंने पहले भी योगदान दिया था और लाभ प्राप्त किया था, और उनकी संपत्ति कुछ अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 10 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई थी। मास्टर लिन, आपका विमान जल्द ही उतरेगा। ये खाली उड़ रहा है और अंदर सब कुछ नया है, शेख हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। एक विशालकाय विमान बड़ी धूमधाम से उतरा। A380 दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान है और ऐसे विमान को निजी जेट के रूप में इस्तेमाल करना बेहद असाधारण है। जल्द ही विमान वहां पहुंच गया। ये सचमुच बहुत बड़ी बात है, अयान सक्सेना ने खुद से कहा। A380 बहुत बड़ा था। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि हाल के सालों में चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ था और हवाई अड्डे बेहतर थे, इसलिए यह विमान उतर सका। 10 साल पहले चीन के ज्यादातर हवाई अड्डों पर यह विमान नहीं उतर सकता था। मास्टर लिन, आप हमारे ऊंट साम्राज्य के मित्र हैं। यह विमान हमारी मित्रता के प्रतीक के रूप में आपको उपहार स्वरूप दिया गया है, शेख हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह विमान वास्तव में उसने खरीदा था, लेकिन इस समय वह इसे पूरे ऊंट साम्राज्य के नाम पर अयान सक्सेना को दे रहा था। सलमान ने शेख हैदर की ओर देखा और मुस्कुराया। मिस्टर सक्सेना, क्या हम साथ में ऊपर जाकर इसे देखेंगे? मैंने इस विमान के बारे में सुना है, लेकिन मैं अभी तक इस पर नहीं चढ़ा हूं। जरूर, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्द ही अयान सक्सेना और अन्य लोग विमान में चढ़ गए। अयान सक्सेना ने चुपके से जीभ चटकाए। यह विमान बहुत ज्यादा खर्चीला था। रोशनी मेहरा का G550 भी एक आलीशान प्राइवेट जेट था, लेकिन इस विमान की तुलना में यह बहुत साधारण लग रहा था। ये निजी जेट सचमुच एक चलता फिरता महल था। मास्टर लिन, क्या आप संतुष्ट हैं? शेख हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, शेख हैदर, मैं बहुत संतुष्ट हूं, लेकिन यह उपहार वास्तव में बहुत कीमती है। शेख हैदर ने कहा, मास्टर लिन, ये हमारे पूरे ऊंट साम्राज्य की ओर से शादी का तोहफा है। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक छोटा सा व्यक्तिगत उपहार भी तैयार किया है। प्रिंस सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक छोटा सा उपहार भी तैयार किया है। हम कल आपकी शादी में अपने अन्य उपहार भी निकालेंगे। धन्यवाद, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। सलमान और अन्य लोगों के छोटे छोटे उपहार भी शायद साधारण नहीं थे। शादी पर खर्च किए गए 200 मिलियन शेख हैदर और अन्य लोगों द्वारा दिए गए उपहारों की तुलना में कुछ भी नहीं थे। राजकुमार सलमान, मैंने एक भोज की तैयारी की है। दोपहर हो गई है, चलो खाना खाते हैं, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अयान सक्सेना और अन्य लोग विमान से उतरकर एक एक करके कारों में बैठ गए। अयान सक्सेना और शेख हैदर एक कार में बैठ गए तथा सलमान और अन्य 6 लोग 2-2 के समूहों में अन्य 3 हॉन्की L5 में बैठ गए। जल्द ही काफिला रवाना हो गया। हवाई अड्डे से निकलने के बाद 4 पुलिस कारें काफिले में शामिल हो गईं, 2 आगे और 2 पीछे, जो अयान सक्सेना और अन्य लोगों को आगे ले जा रही थीं। सलमान ऊंट साम्राज्य के युवराज थे। शेख हैदर को कुछ हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन सलमान को कुछ हो जाए तो यह एक गंभीर कूटनीतिक घटना होगी। शेख हैदर, शेख सलमान क्यों आए? अयान सक्सेना ने पूछा। सलमान की शादी में उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग शामिल हुए। उनका इतना प्रभाव तो नहीं था, है न? शेख हैदर ने कहा, मेरे बड़े भाई इस बार न केवल मास्टर लिन की शादी में शामिल होने आए थे, बल्कि किसी और चीज के लिए भी आए थे।
अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। ये बात तो सही थी। उनकी शादी में कुछ बड़े लोग आने वाले थे और सलमान शायद इस अवसर का लाभ उठाकर चीन के बड़े लोगों से आमने सामने बैठकर किसी विषय पर बात करना चाहते थे। तुम्हारे चाचा और अन्य लोग, शेख हैदर ने कहा। मास्टर लिन, मैंने आपके ड्रोन खरीदे और उन्हें शाही परिवार के कई लोगों को बेचकर बहुत पैसा कमाया। मेरे चाचा और अन्य लोग भी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। भविष्य में हम सहयोग कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अयान सक्सेना ने शेख हैदर की ओर मुस्कुराते हुए कहा। वह विमान आपने खरीदा था और मुझे दिया था, है ना? शेख हैदर ने सिर हिलाया। मास्टर लिन, मैंने ड्रोन बेचकर 1 या 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। इसके अलावा मैंने देश को प्रतिक्रियावादी सशस्त्र बलों के खिलाफ जीतने में मदद की और 2 या 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ प्राप्त किया। वह विमान केवल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। शेख हैदर ने खुश होकर कहा, मैंने बहुत पैसा कमाया। उन्होंने 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। विमान के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर घटाने के बाद भी उनके पास 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर बचे। इसके अलावा प्रतिक्रियावादी सशस्त्र बलों के खिलाफ जीत ने उनकी स्थिति में बहुत सुधार किया। इस पहलू के लाभों को धन से नहीं मापा जा सकता। अयान सक्सेना के साथ सहयोग करके शेख हैदर ने बहुत धन कमाया। अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और कहा, शेख हैदर, ड्रोन के मामले में मेरे और आपके बीच अच्छे सहयोगात्मक संबंध हैं। मैं लोगों को नहीं बदलूंगा। मैं आपके चाचा और बाकी लोगों के साथ अन्य चीजों पर सहयोग करूंगा। मास्टर लिन, धन्यवाद, शेख हैदर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उस विमान को उपहार में देने का उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। अध्याय 349, धनवानों के साथ भोजन। आधे घंटे से अधिक समय के बाद अयान सक्सेना और अन्य लोग होटल पहुंचे। वे इस होटल में दोपहर का भोजन कर रहे थे और शेख हैदर और उनका समूह भी यहीं ठहरा हुआ था, जो उनके मनों से ज्यादा दूर नहीं था। सभी लोग कृपया बैठ जाएं, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। शेख हैदर और अन्य लोग बैठ गए। जल्द ही होटल के वेटरों ने भोजन की गाड़ियां लानी शुरू कर दी और स्वादिष्ट व्यंजन मेज पर रख दिए गए, जिनमें से अंतिम व्यंजन दिखने में थोड़ा कम आकर्षक था। अब आप जा सकते हैं, अयान सक्सेना ने वेटरों से कहा। वेटर कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। अयान सक्सेना ने अरबी में कहा, सभी बाकी व्यंजन होटल द्वारा बनाए गए थे, लेकिन यह आखिरी व्यंजन मैंने व्यक्तिगत रूप से बनाया है। होटल द्वारा गर्म किए जाने के बाद यह उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर शेख हैदर की आंखें चमक उठीं। एक बार पहले भी इसका स्वाद चखने के बाद वह अयान सक्सेना के हाथ का खाना कभी नहीं भूले थे। भाई चाचा, आपको मास्टर लिन द्वारा बनाए गए व्यंजन अवश्य चखने चाहिए। शेख हैदर ने चॉपस्टिक उठाए और जल्दी से एक हिस्सा ले लिया। पकवान खाने के बाद शेख हैदर दंग रह गया। अयान सक्सेना की कुकिंग पहले से ही लाजवाब थी, लेकिन अब ये पहले से भी बेहतर हो गई है। उस व्यंजन को खाते समय उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सभी स्वाद कलिकाएं खुल गई हैं तथा उसके शरीर की सभी कोशिकाएं उत्साहित हो गई हैं। मास्टर लिन, आपका खाना अविश्वसनीय है। आपका खाना निश्चित रूप से दुनिया में सबसे अच्छा है। शेख हैदर ने बिना किसी शर्त के प्रशंसा की। शेख हैदर, क्या ये सचमुच इतना स्वादिष्ट है? सलमान ने आश्चर्य से पूछा। उसका छोटा भाई खाने का बहुत शौकीन था और उसने अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन चखे थे, फिर वह ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसने पहले कभी कुछ अच्छा नहीं खाया हो। भाई, इसे सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं कहा जा सकता, ये परम स्वादिष्टता है, शेख हैदर ने जल्दी से कहा। सैडमैन चॉपस्टिक का इस्तेमाल करना जानता था, इसलिए उसने अपने सामने रखी चॉपस्टिक उठाई और कुछ चॉपस्टिक उठा ली। जल्द ही वह भी दंग रह गया। उन्होंने जो प्रभाव महसूस किया वह शेख हैदर से भी अधिक मजबूत था। शेख हैदर ने पहले भी अयान सक्सेना के हाथ का बना खाना खाया था, लेकिन सलमान ने नहीं। उन्होंने शेख हैदर को ये कहते सुना था कि अयान सक्सेना का खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अपनी हैसियत के कारण वे खाने के लिए चीन नहीं जा सकते थे। श्री सक्सेना, शेख हैदर अक्सर कहा करते थे कि आपका खाना उन्होंने अब तक का सबसे अच्छा खाना खाया है, और मुझे संदेह था, क्योंकि हमारे देश में भी बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वह सही है। सलमान ने ईमानदारी से प्रशंसा की। कावटे और अन्य लोगों ने भी जल्दी से इसका प्रयास किया। तुरंत ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया हो। अयान सक्सेना का खाना पहले से ही भगवान के स्तर का था। होटल में गर्मागर्म खाने के बाद भले ही व्यंजनों की प्रस्तुति थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन स्वाद निश्चित रूप से लाजवाब था। मिस्टर सक्सेना, कोई भी व्यंजन आपके व्यंजन जितना स्वादिष्ट नहीं है, यहाँ तक कि उसके आसपास भी नहीं। वे बहुत घटिया हैं, कवाटे ने प्रशंसापूर्वक कहा। धन्यवाद, अयान सक्सेना मुस्कुराए। शेख हैदर और अन्य लोगों ने अयान सक्सेना द्वारा बनाई गई डिश को मात्र 2 मिनट में ही खा लिया, यहाँ तक कि सॉस का एक अंश भी नहीं छोड़ा।
अन्य व्यंजन दोबारा खाने पर शेख हैदर और अन्य लोगों को बड़ा अंतर महसूस हुआ। ये होटल बहुत आलीशान था और शेफ का खाना भी अच्छा था, लेकिन वह अयान सक्सेना के खाने से कोसों दूर था। मिस्टर सक्सेना, चलिए आपके लिए टोस्ट करते हैं। आपके स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद। सदमान ने अपना गिलास उठाया और कहा। बाकी लोगों ने भी जल्दी से अपने गिलास उठा लिए। धन्यवाद। अयान सक्सेना मुस्कुराया और उनके साथ एक गिलास सफ़ेद वाइन पी ली। गिलास बड़े नहीं थे और सदमान और बाकी लोगों के लिए एक गिलास एक घूंट में पीना ज़्यादा दबाव वाला काम नहीं था। मास्टर लिन, मैं आपके लिए अलग से टोस्ट करूंगा। मिस्टर सक्सेना, शेख हैदर और अन्य लोगों ने भी अयान सक्सेना को अलग से बधाई दी। कुछ गिलास शराब पीने के बाद माहौल और अधिक जीवंत हो गया। मिस्टर सक्सेना, आपके ड्रोन बहुत अच्छे हैं, सदमान ने कहा। अयान सक्सेना ने मन ही मन सोचा, आखिरकार काम पर लगना ही था। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सदमान, शेख हैदर के साथ मेरे बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। मैं भविष्य में भी शेख हैदर के साथ ड्रोन का व्यापार जारी रखूंगा। शेख हैदर को राहत महसूस हुई। वह इस विशेष सौदे से बहुत धन कमा सकता है। कैमल कंट्री में हजारों राजकुमार थे और शाही परिवार के सदस्य तो और भी ज्यादा थे। अयान सक्सेना का ड्रोन इस्तेमाल करने में बहुत सुविधाजनक था। हमले का सामना करते समय ड्रोन को बाहर फेंककर अयान सक्सेना का ड्रोन स्वचालित रूप से दुश्मन को ट्रैक कर सकता था और हमला कर सकता था। जब कोई दुश्मन न हो तो ड्रोन गश्त भी कर सकता था। अच्छे उपयोगकर्ता फीडबैक के साथ अधिक से अधिक लोग इसे खरीदेंगे। इसके अलावा ड्रोन उपभोग्य वस्तुएं हैं। अगर वे दुर्घटनाग्रस्त नहीं भी होते तो भी 2 या 3 साल बाद उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती। पुराने उपयोगकर्ता भी पुनः खरीदारी करेंगे। ये व्यवसाय लंबे समय तक किया जा सकता है। यदि वह दीर्घकाल में प्रति वर्ष 2 अरब अमेरिकी डॉलर कमा सके तो लाभ काफ़ी होगा। कवाटे ने अपना गला थोड़ा साफ किया। मिस्टर सक्सेना, क्या ड्रोन का व्यापार केवल शेख हैदर के साथ ही होता है? हम में से बाकी लोग भी आपके साथ व्यापार कर सकते हैं। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। फिलहाल शेख हैदर के साथ मेरा सहयोग सुखद है। आपके देश के लिए अभी एक साझेदार होना ही काफ़ी है। आप इसे कैसे वितरित करते हैं यह आपका मामला है। शेख हैदर ने जल्दी से अपना गिलास उठाया। मास्टर लिन, धन्यवाद। अयान सक्सेना ने उनके साथ एक ग्लास वाइन पी। कवाटे ने कहा, श्री सक्सेना, मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई अन्य व्यवसाय है जिसमें हम आपके साथ सहयोग कर सकें। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भविष्य में एक रोबोट कंपनी में निवेश करने और रोबोट तकनीक पर शोध करने की योजना बना रहा हूं। इस क्षेत्र में सहयोग की गुंजाइश होनी चाहिए। जहां तक दूर के भविष्य की बात है, मुझे लगता है कि हम मनुष्यों का भविष्य तारे और समुद्र हैं। अंतरिक्ष शटल भी हवाई जहाज ही हैं। अंतरिक्ष यान सैद्धांतिक रूप से हवाई जहाज भी हैं। अयान सक्सेना को लगा कि जब विमान निर्माण तकनीक में सुधार होगा तो भविष्य में अंतरिक्ष यान का निर्माण पूरी तरह संभव हो सकेगा। इसके लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि बाहरी वित्तपोषण की आवश्यकता हो तो बड़े ग्राहक सर्वोत्तम वित्तपोषक होते हैं। सदमान ने आश्चर्य से कहा, मिस्टर सक्सेना, क्या आप भविष्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर शोध करना और बाह्य अंतरिक्ष की खोज करना चाहते हैं? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। मैं भविष्य में इस पर अवश्य शोध करूंगा। शायद इस क्षेत्र में भी हमारे बीच सहयोग की गुंजाइश होगी। सदमान ने सिर हिलाया। मुझे बहुत दिलचस्पी है श्री सक्सेना, मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में और अधिक क्षेत्रों में सहयोग कर सकेंगे। श्री सक्सेना, हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार क्या आप कैंसर का इलाज कर सकते हैं? अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, मिस्टर सदमान, आपकी जानकारी बिल्कुल सटीक है। मैं कुछ कैंसर का इलाज कर सकता हूं। अधिकांश प्रारंभिक और मध्य चरण के कैंसर कोई समस्या नहीं है। अंतिम चरण के कैंसर के लिए मैं अभी केवल एक हिस्से का ही उपचार कर सकता हूं। सदमान और बाकी लोग अयान सक्सेना को आश्चर्य से देखने लगे। अयान सक्सेना ने कहा, इस बात को मत फैलाए, इसे लोकप्रिय नहीं बनाया जा सकता। मेरे पास इतने लोगों का इलाज करने का समय नहीं है, समझा? सदमान और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। अगर खबर फैल गई और कई लोगों ने अयान सक्सेना से मदद मांगी तो उनके लिए अयान सक्सेना से मदद मांगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर सक्सेना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी मेडिकल स्किल इतनी अच्छी होगी। चलो आपके लिए टोस्ट करते हैं। माहौल अचानक उत्साहपूर्ण हो गया। सैडमैन और अन्य लोगों को कैंसर नहीं था, लेकिन उनके रिश्तेदारों को हो सकता है। इसके अलावा अभी न मिलने का मतलब यह नहीं है कि भविष्य में उन्हें यह नहीं मिलेगा। अयान सक्सेना कैंसर का इलाज कर सकते थे और उनके साथ अच्छे संबंध होने से उनके जीवन को अतिरिक्त सुरक्षा मिली। मिस्टर सक्सेना, मेरी पत्नी को कैंसर है। मुझे नहीं पता कि इलाज में कितना खर्च आएगा। सदमान और अन्य लोगों में से एक ने पूछा।
अयान सक्सेना ने कहा, हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है और मेरे साथ संबंध भी अलग होते हैं, इसलिए इलाज का खर्च भी अलग होता है। जिनके अच्छे संबंध हैं, मैं उनका इलाज बिना एक पैसा लिए मुफ्त में कर सकता हूँ। जिन लोगों के रिश्ते खराब हैं, मैं उनका इलाज नहीं करूंगा, भले ही वे मुझे 10 अरब अमेरिकी डॉलर दें। अध्याय 350। केशव राणा ने कबूल किया और सच्चाई सामने आ गई। शेरा की तरफ। दोपहर के भोजन के बाद वह पुनः पूछताछ कक्ष में दाखिल हुआ। केशव राणा को करीब 9 बजे पकड़ा गया और वह पहले ही कई पैकेजों का आनंद ले चुका था, जिनमें से प्रत्येक ने उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया था। टीम वुल्फ। पूछताछ कक्ष में 2 व्यक्ति खड़े हो गए। कैसा है? शेरा ने पूछा। उनमें से एक ने कहा, उसका मुंह काफी कठोर है, हमने उसे हाल ही में मिला खुजली वाला पाउडर दे दिया है। टीम वुल्फ। मैंने सुना है कि यह चीज बहुत प्रभावशाली है, लेकिन नाम थोड़ा बहुत अनौपचारिक है ना? शेरा ने हंसते हुए कहा, इस तरह की चीज केवल आंतरिक उपयोग के लिए है और इसे बेचा नहीं जाएगा। जब तक ये काम करती है तब तक ये ठीक है। वह इसे कब से खा रहा है? 3 मिनट। शेरा। इसका असर लगभग 5 मिनट में होता है और इसका असर लगभग 10 मिनट में अपने चरम पर पहुंच जाता है। केशव राणा ने शेरा को जमकर घूरा। शेरा ने उसकी ओर देखा और कहा, मिस्टर केशव राणा, क्या आप अब भी खुद को एक साधारण व्यक्ति कहते हैं? एक साधारण व्यक्ति इन पार्सल के बाद उन अपराधों को भी कबूल कर लेता जो उसने नहीं किए थे। केशव राणा ने दांत पीसते हुए कहा, यह कबूलनामा करवाने के लिए यातना है। शेरा ने मुस्कराते हुए उसकी ओर देखा। मामलों को संभालने का हमारा तरीका थोड़ा अलग है। कोई रास्ता नहीं है, हम अलग अलग विरोधियों का सामना कर रहे हैं। आप सभी विशेष एजेंटों को पेशेवर प्रशिक्षण मिला है। हम पुलिस की तरह पूछकर आपसे कुछ नहीं हासिल कर सकते। क्या तुम्हें थोड़ी खुजली महसूस हो रही है? केशव राणा ने अपना शरीर मोड़ लिया। उसे पूरे शरीर में हल्की खुजली महसूस हुई। शेरा ने कहा, खुजली पाउडर से आपके पूरे शरीर में असहनीय खुजली होती है, जैसे कि आपके शरीर के अंदर हजारों चींटियां काट रही हों। वह एहसास। तस्क तस्क। केशव राणा के चेहरे पर बेचैनी झलक रही थी। कुछ ही देर में उसे बहुत खुजली महसूस होने लगी। ऐसा लगता है कि आप इसे महसूस करते हैं। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। शेरा मुस्कुराया, तुम्हारे जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए हमने बहुत सारी अच्छी चीजें तैयार की हैं। यहाँ परिस्थितियाँ सीमित हैं और तुमने उनमें से कुछ का ही स्वाद चखा है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम दोपहर में अन्य स्थानों पर जाएंगे। वहाँ बहुत ही पेशेवर पूछताछ कक्ष हैं और सभी प्रकार की अच्छी चीजें निश्चित रूप से आपकी यात्रा को सार्थक बना देंगी। केशव राणा खुजली बर्दाश्त नहीं कर सके। उसने पूरी ताकत से कुर्सी को घुमाया, लेकिन उसके हाथ पैर कुर्सी से चिपक गए और कुर्सी जमीन में चिपक गई। कुछ ही देर में केशव राणा दर्द से चिल्ला उठे। वह दर्द सहने की क्षमता रखता है, लेकिन अब खुजली उसके शरीर के अंदर से उत्पन्न होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कई छोटी छोटी चींटियां हर तंत्रिका पर काट रही हों। वह एहसास सचमुच असहज था। टीम वुल्फ, ये दवा बहुत प्रभावी है, उनमें से एक ने कहा। शेरा ने सिर हिलाया, इसका असर बुरा कैसे हो सकता है? इसे एक छोटी सी गोली के तौर पर मत देखिए, इसकी कीमत हजारों डॉलर है। आम लोग इसे देने में वाकई हिचकिचाते हैं। केशव राणा का चेहरा बड़ा है। उच्च अधिकारियों ने 10 गोलियां स्वीकृत की हैं, उन्हें धीरे धीरे प्रयोग करें। केशव राणा, वह ये चेहरा नहीं चाहता था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। केशव राणा दहाड़े। वह खुजली को खुजलाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ सुन्न हो गए थे और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उसे अपने पूरे शरीर में बहुत असहजता महसूस हो रही थी। शेरा ने अपने चाय के प्याले से चाय पी। मिस्टर केशव राणा, अभी तो केवल 5 मिनट हुए हैं और यह चीज 10 मिनट के बाद ही सबसे ज्यादा असर दिखाती है। इतना उत्साहित मत होइए, उसे चुप करा दो, बहुत शोर है। अन्य 2 लोग आगे बढ़े और केशव राणा का मुंह बंद कर दिया। दुनिया शांत है। शेरा मुस्कुराया, मिस्टर केशव राणा, चिंता मत करो, ये बस थोड़ी खुजली है, इससे आपकी मौत नहीं होगी। समय पल पल बीतता गया। केशव राणा को खुजली बढ़ती जा रही थी और उसे मौत से भी बदतर महसूस हो रहा था। खुजली वाले पाउडर का प्रभाव लगभग 10 मिनट में अपने चरम पर पहुंच गया। केशव राणा का शरीर कांप उठा। भयानक खुजली के कारण वह चाहता था कि वह तुरंत मर जाए। टीम वुल्फ, क्या ये चीज सचमुच इतनी प्रभावी है? उनमें से एक ने कहा। शेरा, मैं इसे कुछ अन्य लोगों के साथ मिलाता था और 1 कप पानी में मिलाकर अलग से पीता था। हम इसके प्रभाव को परखना चाहते थे। इसे आजमाने के बाद हमें इसका इतना पछतावा हुआ कि हमारी आंतें हरी हो गईं। भले ही इसका प्रभाव बहुत कम हो जाए, फिर भी ये बहुत असुविधाजनक है। क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? दोनों पूछताछकर्ताओं ने बार बार अपना सिर हिलाया।
शेरा ने केशव राणा की ओर देखा और मुस्कुराया। केशव राणा वास्तव में अद्भुत है, वह बिना कुछ कहे एक खुजली की गोली खा सकता है। 2 पूछताछ करता। केशव राणा का मुंह बंद है, क्या वह बोल सकता है? आधे घंटे बाद खुजली धीरे धीरे कम हुई। केशव राणा ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। पिछले आधे घंटे में उन्हें बहुत पसीना आ गया था। उसके मुंह से यह बात निकालो। शेरा ने आदेश दिया। मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, केशव राणा ने कमजोरी से कहा। वह ऐसा दर्द फिर कभी नहीं सहना चाहता था। शेरा ने आश्चर्य से कहा, आपने इतनी जल्दी कबूल कर लिया? मिस्टर केशव राणा, आपने उच्च अधिकारियों द्वारा स्वीकृत 10 गोलियों में से केवल एक ही खाई है, और हमारे पास अभी भी कई अन्य अच्छी चीजें हैं जिनका उपयोग नहीं किया गया है। केशव राणा ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा, मैं कबूल करता हूँ। तुम निर्दयी हो, शेरा ने हंसते हुए कहा। अगर हम निर्दयी नहीं हैं, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर हम निर्दयी हैं, तो भी आप परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं। अगर हम निर्दयी नहीं हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बेहतर होगा कि आप झूठ न बोलें। यदि आप झूठ बोलते हुए पाए गए तो आपको परिणाम पता है। कुछ ही देर में केशव राणा ने बताया कि वह लोगों की हत्या कैसे करता था। आपका शंखसियां कौन है? आप संगठन के लिए किसकी सेवा कर रहे हैं? शेरा ने पूछा। केशव राणा झिझकते हुए चुप हो गया। शेरा के हाथ में एक पारदर्शी छोटी बोतल दिखाई दी जिसमें खुजली की दवाएं थीं। मैं तुम्हें एक और देता हूँ। वैसे भी इसे उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है, शेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। केशव राणा का चेहरा बदल गया। मेरा मास्टरमाइंड मिस्टर के है। मुझे मिस्टर के की विशिष्ट पहचान नहीं पता। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। वह हमेशा मुझसे संपर्क करने की पहल करता है। मुझे हमारे संगठन का नाम भी नहीं पता। शेरा ने कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो तुम इतने समर्पित हो? केशव राणा ने कहा, मुझे प्रशिक्षण मिलता था। संगठन बहुत क्रूर है और संगठन बहुत सारा पैसा देता है। शेरा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, आप नहीं जानते कि आपका संगठन कहाँ है और संगठन क्या है? केशव राणा ने अपना सिर हिलाया। संगठन का गुप्त अड्डा भूमिगत है। अंदर जाने से पहले हम बेहोश थे और हमें नहीं पता था कि यह कहाँ है। जिन लोगों ने हमें प्रशिक्षित किया था वे सभी हुड पहनते थे और हमें नहीं पता था कि वे कैसे दिखते हैं। शेरा ने गहरी आवाज में कहा, वे किस देश से हैं? केशव राणा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, उनके लहजे से लगता है कि वे डोंगरिंग देश से होंगे। मैं जो कुछ जानता हूँ वह सब तुम्हें बता चुका हूँ। शेरा, आपने पहले कौन से कार्य किए हैं? मुझे सब कुछ बताएं। केशव राणा ने ईमानदारी से कबूल किया। एक बात कहना भी मृत्यु है, 10 बातें कहना भी मृत्यु है। शेरा के पूछताछ कक्ष से बाहर जाने में 2 घंटे लग गए। उन्होंने सबसे पहले अरुण राव को फोन किया। तभी शेरा ने अयान सक्सेना को फोन किया। अयान सक्सेना कार से अपने घर वापस जा रहा था। रिश्तेदार लिन हाई ने उसे लाल लिफाफे के साथ आमंत्रित किया था। वह मोडू में असुविधाजनक हुआ करता था, लेकिन अब जब वह वापस आ गया है तो उसे अभी भी देखने के लिए गांव वापस जाना है, ताकि शिष्टाचार अधिक विचारशील हो। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो न जाना ठीक था, लेकिन अब वह एक बड़ी हस्ती है और उसे अपने प्रभाव पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। शेरा, क्या कोई परिणाम है? अयान सक्सेना ने पूछा। शेरा ने फोन पर दूसरी तरफ कहा, मिस्टर सक्सेना, केशव राणा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने ये भी बताया है कि उसने लोगों की हत्या कैसे की। मास्टरमाइंड संगठन डोंगरिंग देश से होना चाहिए, लेकिन केशव राणा को नहीं पता कि विशिष्ट संगठन क्या है। उसका असली नाम मिस्टर के है और वह मिस्टर के की पहचान नहीं जानता। अध्याय 351, पतिदेव, आप अंततः निर्दोष हैं। बहुत समय हो गया है और हत्यारा अभी तक नहीं मिला है। संभवतः वह अयान सक्सेना है। अयान सक्सेना को बचाने के लिए यह मामला शायद खत्म हो जाएगा। हम पश्चिम जितने सभ्य कब हो सकेंगे? इंटरनेट पर कई लोग अभी भी अयान सक्सेना को लगातार बदनाम कर रहे हैं। इस दमनात्मक कार्रवाई से सार्वजनिक बुद्धिजीवी कुछ हद तक शांत हो गए हैं, लेकिन बड़े उपनिवेशवादी अभी भी ऊर्जा से भरे हुए हैं। उनमें से कई के पास तो कुत्ते का खाना भी नहीं होता, वे जल्दी से अपना खाना लेकर आते हैं। पुलिस रिपोर्ट, वू हाओयू की हत्या करने वाले हत्यारे को पकड़ लिया गया है। केशव राणा, पुरुष, 27 वर्षीय, चीनी राष्ट्रीयता, 4 साल की उम्र से अपने जीवन का अधिकांश समय डोंगरिंग देश में बिताया है। तियान लैंग और अन्य लोगों ने पुलिस विभाग से रिपोर्ट जारी करवाई। रिपोर्ट अपेक्षाकृत स्पष्ट थी, लेकिन तियान लैंग और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से मामले को सुलझाने की विशिष्ट प्रक्रिया को छुपाया। लोगों को खोजने के लिए ड्रोन का उपयोग तथा उन्हें पकड़ने के बाद पूछताछ में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी छोटी तरकीबों का प्रचार करना सुविधाजनक नहीं है।
मैं जानता था कि लिन मास्टर निश्चित रूप से हत्यारा नहीं था। अंततः सच्चाई सामने आ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि यह काम डोंगयिंग देश द्वारा प्रशिक्षित एक एजेंट द्वारा किया गया था। इस पुलिस रिपोर्ट को देखने के बाद कई लोगों ने संदेश छोड़े। यह अवश्य ही बलि का बकरा होगा। क्या नकली हत्यारे को ढूंढना आसान नहीं है? जब तक आप अयान सक्सेना को बचाना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से 10,000 कारण हैं। इस पुलिस रिपोर्ट को देखकर भी कई बड़े उपनिवेशवादियों को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वे हमेशा की तरह अयान सक्सेना को बदनाम करने में लगे रहे। लेकिन जल्द ही उन्हें अयान सक्सेना के प्रशंसकों की ताकत का एहसास हो गया। पुलिस रिपोर्ट सामने आने से पहले कई प्रशंसक हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि बाद में अयान सक्सेना असफल हो जाएगा। अब जबकि आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट सामने आ गई है, उनकी युद्ध शक्ति बढ़ गई। एक एक करके बड़े उपनिवेशवादियों को अयान सक्सेना के प्रशंसकों ने दौड़ा दौड़ा कर डांटा। यहाँ तक कि उन्होंने विभिन्न सुरागों के आधार पर कुछ बड़े उपनिवेशवादियों की पहचान भी पता कर ली और फिर सीधे उनका पर्दाफाश कर दिया। अब वे बड़े उपनिवेशवादी आराम से हैं। उनके आसपास के कई लोग उन्हें अजीब निगाहों से देखते हैं। कुछ लोगों की नौकरियां सीधे तौर पर चली गईं, कुछ का तो तलाक भी हो गया। कई बड़े उपनिवेशवादी ऑनलाइन बहुत उग्र होते हैं, लेकिन वास्तविक समाज में वे प्रायः कूड़ा होते हैं। बीप बीप, रोशनी मेहरा ने एक वीडियो कॉल किया। अयान सक्सेना ने वीडियो का जवाब दिया। अनिंदिता और रोशनी मेहरा एक साथ थे। अनिंदिता ने प्यार से पुकारा, डैडी आप कहाँ हैं? मम्मी और मैं पेंटिंग कर रहे हैं। अयान सक्सेना ने कोमल स्वर में कहा, अनिंदिता, डैडी कार में हैं। डैडी गांव जा रहे हैं। डैडी के चाचा, चाची, मामा, मौसी और अन्य लोगों से मिलने। कल पापा गांव से निकलेंगे और फिर पापा के कई रिश्तेदारों के साथ मम्मी को लेने जाएंगे। अनिंदिता ने अपना छोटा सा मुंह बनाया। पिताजी, आप केवल माँ को ही उठाते हैं, अपने छोटे बच्चे को नहीं उठाते। कौन है मेरा छोटा बच्चा? कौन है? अयान सक्सेना ने हैरान होने का नाटक किया। अनिंदिता ने स्वयं की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी यह मैं हूँ, मैं आपकी छोटी बच्ची हूँ, माँ आपकी बड़ी बच्ची हैं। अयान सक्सेना को अचानक एहसास हुआ, तो यह अनिंदिता है, छोटी बच्ची। चिंता मत करो, डैडी कल तुम्हें भी ले जाएंगे। यही, और दादाजी और दादी जी। हाँ, और दादाजी और दादी जी भी। अयान सक्सेना मुस्कुराए। कुछ लोगों की बेटियां शादी में शामिल नहीं होती हैं और कुछ माता पिता अपनी बेटियों की शादी पर दुखी और आंसू बहाते हैं, लेकिन राघव मेहरा और सविता मेहरा ऐसा करने की योजना नहीं बनाते हैं। उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो चुकी है, वे खुशी खुशी शादी में शामिल होना चाहते हैं। पति, मैंने अभी पुलिस द्वारा जारी की गई पुलिस रिपोर्ट देखी है। वो हाओयू को मारने वाला हत्यारा मिल गया है। पति, आप निर्दोष हैं। रोशनी मेहरा ने खुश होकर कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निर्दोष हूँ। बात बस इतनी है कि इंटरनेट पर कई लोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुझे बदनाम कर रहे हैं। बीवी, तुम्हें आज जल्दी सोना है, कल जल्दी उठना है। रोशनी मेहरा ने शर्म से सिर हिलाया। वह कल दुल्हन बनने वाली है और उसे मेकअप वगैरह करने के लिए जल्दी उठना होगा। पिताजी, मैं आज भी जल्दी सोने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कल झपकी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही अनिंदिता ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अनिंदिता, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो मम्मी को डैडी से वीडियो कॉल करने दो। डैडी तुम्हें सोने से पहले कहानी सुनाएंगे, तुम्हें जल्दी नींद आ जाएगी। ओह, अनिंदिता ने सिर हिलाया। थोड़ी देर चैटिंग के बाद रोशनी मेहरा ने वीडियो रख दिया। उसने देखा कि अयान सक्सेना की कार हाईवे से जा चुकी थी। पिताजी, आप और माँ पहले घर जाइए, मैं झांग यांग और बाकी लोगों से मिलूंगा। अयान सक्सेना ने लिन हाई को दूसरी कार में बुलाया। उसके माता पिता एक साथ वापस आए। मूल रूप से उन्होंने दुल्हन को यिनचैंग से लेने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने इसे बदलकर अपने गृहनगर से दुल्हन को लेने का फैसला किया, जो कि करीब है। दुल्हन को लेने वाले रिश्तेदारों को इतनी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ा। ठीक है, आप स्वयं सावधान रहें, लिन हाई ने निर्देश दिया। लिन हाई की कार आगे बढ़ती रही। उसके पीछे स्टेट सिक्योरिटी की एक कार चल रही थी। अयान सक्सेना एक होटल के सामने रुका। सभी लोग सतर्क रहें, गश्त के लिए ड्रोन को छोड़ दो, अयान सक्सेना की सुरक्षा कर रही 4 कारों में से एक ने कहा। बस 2 ड्रोन तुरंत छोड़ दिए गए। चारों गाड़ियों से 2 सादे कपड़ों में राज्य सुरक्षा अधिकारी उतरे। उनकी पैनी निगाहें अपने आसपास की हर चीज पर नजर रख रही थीं। अयान सक्सेना की कल शादी है और बहुत से लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर इस समय अयान सक्सेना का एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत बड़ा मजाक होगा। झांग यांग, जो हाओ, क्या तुम दोनों एक कमरे में समलैंगिक हरकतें कर रहे हो? अयान सक्सेना ने जल्दी से झांग यांग और जो हाओ से मुलाकात की।
जो हाओ ने कुछ दिन पहले ही सेना में प्रवेश लिया था, लेकिन जो हाओ शादी में शामिल होना चाहता था और जब उसने उपरोक्त बात बताई तो उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। जो हाओ ने आतंकवाद विरोधी सुदृढ़ीकरण शिविर में प्रवेश किया। मुख्य अधिकारी अमर यादव हैं। हम कुछ हाल की बातों के बारे में बात कर रहे थे, झांग यांग ने कहा। अयान सक्सेना ने जो हाओ की ओर देखा। जो हाओ, तुम कितने दिनों से जेल में हो? तुम्हारे साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं और तुम सेना बदल लो? जो हाओ ने अपना सिर हिलाया। भाई लिन, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब वहाँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। टीम के साथ ही बहुत मजबूत हैं। मैं हमेशा पीछे नहीं रहना चाहता और थोड़ा कठिन प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। मैं कुछ ही देर में पुनर्जन्म लूँगा। तब तक मैं तुम में से 5 लोगों और झांग यांग को हरा सकता हूँ। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, अपनी तरफ देखो। फिर तुम कड़ी मेहनत करते हो। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम मुझे 5 से हरा दोगे। झांग यांग मुस्कुराया। भाई लिन, मेरा एक सवाल है। क्या कल भाभी की तरफ से कोई सुंदर दुल्हन है? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। बेशक हैं। लेकिन अगर आप कुछ उपलब्धियां हासिल नहीं करते हैं तो क्या वे अब आपकी ओर देख सकते हैं? आपको पहले मेरे लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब तुम्हें अच्छे नतीजे मिलेंगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की कोई कमी नहीं होगी। कल जब आप दुल्हन को लेने आएंगे तो आप लोगों को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। झांग यांग और जो हाओ ने सिर हिलाया। वे दोनों दुल्हन प्राप्ति पार्टी के सदस्य हैं। दुल्हन को लेने के लिए लाल लिफाफे ले लो। अयान सक्सेना ने अपनी जेब से 2 उभरे हुए लाल लिफाफे निकाले। भाई लिन, हमें लाल लिफाफों की जरूरत नहीं है ना? हम स्वैच्छिक काम कर रहे हैं। आपने हमारी बहुत मदद की है। जो हाओ ने कहा। झांग यांग ने भी सिर हिलाया। अयान सक्सेना, अगर मैं कहूं कि ले लो तो ले लो। मुझे अब तुमसे ये 2 लाल लिफाफे पैसे नहीं चाहिए। मुझे अभी गांव में काम है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अयान सक्सेना के जाने के बाद झांग यांग और अन्य लोगों ने लाल लिफाफे खोले। लाल टिकटों का एक मोटा ढेर। पूरे 10,000 रुपये। दुल्हन को लेने आने वाले हर रिश्तेदार और दोस्त के पास ये पैसा होता है, जो शादी के बाकी खर्चों की तुलना में बहुत छोटी रकम होती है।